उस शाम उन्हें रसोई में टेसा और लोट्स के संयुक्त प्रयासों का आनंद मिला। चूंकि वे दोनों ही उन्नत भोजन निर्माण मंत्रों का उपयोग कर सकते थे, इसलिए उन्होंने लोट्स द्वारा बनाई गई मेज पर रात का खाना बनाने के लिए एक साथ काम किया, और परिणाम शानदार थे। डॉग एक अच्छा रसोइया था, लेकिन ये दोनों कलाकार थे। फिर दिन भर की थकान के कारण सभी लोग रात के लिए आराम करने चले गए। काल की नींद खुली तो उसे लगा कि रीटा उसे उसकी शिफ्ट के लिए जगाने के लिए उसके माथे पर थपकी दे रही है, और उसे एहसास हुआ कि वो कंबल के नीचे अकेला नहीं था। डाना उसके बगल में लेटी हुई थी, गहरी नींद में। उसका अपना स्लीपिंग बैग आधा उसके ऊपर पड़ा हुआ था। वो शायद रात में पलट गई होगी, और कार्ल सार्जेंट के चेहरे पर मुस्कुराहट से समझ गया था कि रीटा भविष्य में उसके खिलाफ ये बात कहने वाली थी। एक बार जब वह जाग गया तो उसने उसे चुप कराने का इशारा किया, और फिर जल्दी से उसके कंबल के नीचे खिसक गई। जैसे ही कार्ल बाहर आया, उसने उसे दाना की बाहों में ले लिया, जबकि जादूगरनी खुशी से बुदबुदाती रही और सार्जेंट को पकड़े रही। कार्ल टेसा के साथ निगरानी में शामिल हो गया, और उसने देखा कि पादरी की आंखें सुनहरी थीं, बिल्कुल हॉक की तरह, पवित्र जादू से चमकती हुई नहीं, बल्कि जाहिर तौर पर किसी तरह के मंत्र से बड़ी हुई ताकि वो अंधेरे में बेहतर देख सके। तुम्हारी रात की दृष्टि कैसी है? उसने फुसफुसाते हुए पूछा जब लोट्स रीटा और दाना के पास बिस्तर पर लेट गया। मैं हॉक की तरह कम रोशनी में देख सकता हूँ, और मैं रे की तरह इकोलोकेशन और थर्मल इमेजिंग का उपयोग करके शून्य प्रकाश में भी देख सकता हूँ। इस तरह के जंगल में बहुत अधिक शोर और हलचल के साथ मैं बहुत अच्छी तरह से देख सकता हूँ, खासकर अगर लक्ष्य गर्म रक्त वाला हो, कार्ल ने समझाया। टेसा ने सिर हिलाया। मुझे पता था कि मैं भाग्यशाली हूँ क्योंकि तुम निगरानी कर रहे हो। लोट्स भी अपने तरीके से अंधेरे में देख सकती है। वह पेड़ों का उपयोग उनके आसपास की हलचल को महसूस करने के लिए करती है। यह उतना सटीक नहीं है, लेकिन इससे ये पता चलता है कि जीव कितना बड़ा है। मुझे लगता है कि एलिस और डाना ज्यादातर ध्वनि पर निर्भर थे, क्योंकि एलिस एक वायु जादूगर है। इससे काल को आश्चर्य हुआ कि क्या हॉक भविष्य में कुछ नया संवेदी जादू सीख सकता है। स्किल मास्टर अभी भी लगातार सक्रिय था, इसलिए उसे नए कौशल सीखने के लिए बढ़ाया जा रहा था। लेकिन राय के विपरीत, जिसने गोलेम बनाना सीख लिया था, उसने उन्हें कुछ भी नया नहीं दिखाया था। इसका मतलब यह नहीं था कि वह इसके बारे में नहीं जानता था, बस इतना था कि अगर वह इसका इस्तेमाल कर रहा था तो उसने इसका जिक्र नहीं किया था। पहले कुछ घंटों तक शिविर के आसपास कोई हलचल नहीं हुई, लेकिन उनकी पारी के अंत में काल ने दूरी पर किसी बड़ी चीज को चलते हुए देखा, मानो वो शिविर की परिधि पर नजर रख रही हो। क्या तुमने देखा? 3 बड़ी आकृतियां, राक्षस के आकार की, शिविर की जासूसी कर रही है। वे गश्ती रेंज के बाहर चक्कर लगा रहे हैं ताकि गार्ड उन्हें न देख सके, लेकिन राक्षस इतने करीब हैं कि हवा सही होने पर वे मनुष्यों की गंध सूंघ सकते हैं। काल ने टेसा से फुसफुसाते हुए कहा, जबकि उसने दूरी पर राक्षसों की ओर इशारा किया। ओह, वे धूर्त कमीने! अब मैं उन्हें देख रही हूँ। क्या हमें जाकर उनका ख्याल रखना चाहिए? टेसा ने जवाब दिया। वे इस ओर बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें बस इंतजार करना चाहिए, लेकिन शिविर को चेतावनी दे देनी चाहिए कि उन पर नजर रखी जा रही है। हो सकता है कि वहां और भी समूह हों जिन्हें हम अपनी स्थिति से नहीं देख सकते। टेसा मुस्कुराई और काल के कंधे पर थपथपाया। अच्छा फैसला, बिल्कुल नियमानुसार। प्रथम वर्ष के छात्र के लिए तुम्हारी प्रवृत्ति अच्छी है। काल ने आह भरी जब उसे एहसास हुआ कि अधिक अनुभवी पादरी ये देखने के लिए उसकी परीक्षा ले रहा था कि उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी। लेकिन काल को इस बात की आदत हो रही थी कि जंगल में चीजें कैसे काम करती हैं, क्योंकि वो कुछ सप्ताहों से एक ऐसे समूह के साथ यहाँ रह रहा था जिसने अपनी योजना को किसी अस्पष्ट नेतृत्व कार्य में नहीं बदला था। आधे घंटे के बाद उन्होंने ओग्रेस के दूसरे समूह को भी वही काम करते देखा, और फिर से टेसा ने बेस को संदेश भेजकर दोनों समूहों के वर्तमान स्थान के बारे में बताया। उन्होंने स्काउट्स को बाहर नहीं धकेला था, जो काल को अजीब लगा, लेकिन अगर वे अंधेरे में नहीं देख सकते थे, तो वे शायद तब तक इंतजार कर रहे थे जब तक कि लड़ाई के लिए सुरक्षित समय न हो जाए। टेसा ने भोर होने से ठीक पहले खाना बनाना शुरू कर दिया, जबकि उसे पता था कि बाकी लोगों को आधे घंटे में उठना होगा। गंध ने उन्हें जगा दिया, जैसा कि अपेक्षित था, और काल देख सकता था कि यूनिट के बाकी लोग अभी ऊपर की ओर बढ़ना शुरू ही कर रहे थे। लेकिन शिविर में रसोई वाले पहले से ही दिन के लिए तैयारियों में कड़ी मेहनत कर रहे थे, तथा नाश्ते का पहला बैच तैयार था। सभी टीम के सदस्य 1 घंटे में चलने के लिए तैयार रहें। जिस यूनिट से वे जुड़े थे उसके कैप्टन ने घोषणा की जैसे ही टेसा ने नाश्ता परोसना शुरू किया। उसने वही मशरूम स्टेक बनाए थे जो डॉग को बहुत पसंद थे, लेकिन बेकन की तरह पतले स्लाइस में काटे गए और मिर्च के चारों ओर लपेटे गए, जिनमें पनीर जैसी कोई चीज भरी गई थी। यह असली पनीर नहीं होगा,
क्योंकि यह सब पौधे आधारित था, लेकिन यह अच्छा था। बाद में नाश्ते के लिए वो सेब का एक जर्की और फलों तथा मेवों का एक मिश्रण लेकर आई थी, जिसे अधिकांश लोगों ने अकेले ही खा लिया, लेकिन लोट्स ने इसे एक कटोरे में डाला और फिर उसमें कॉफी मिला दी, जैसे अधिकांश लोग नाश्ते में दूध मिलाते हैं। ऐसा नहीं है कि उसे कैफीन की जरूरत थी। प्रकृति पादरी सुबह से ही बहुत ऊर्जावान था। लोट्स ने काल को देखकर मुस्कुराते हुए खाना खत्म किया। हमें पहले काल को नीचे भेज देना चाहिए, जबकि हम दिन की गश्त के लिए तैयार हो रहे हैं। एक आदमी सिर्फ इतना भाग्यशाली हो सकता है, नहीं तो ये दुनिया को असंतुलित कर देगा। काल हंसा। ठीक है, ये कहने का एक तरीका है कि हम नहाते समय किले से बाहर निकल जाएं। मुझे एक पानी की थैली दे दो, ताकि मैं वहां रहते हुए नहा सकूं। क्या तुम ऐसा करोगे? एलिस ने उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए अपनी उंगलियां चटकाई। हम बस एक विभाजन पर्दा लगा सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे हैं, और हम चाहते हैं कि काल यहाँ ऊपर आए और हमें नीचे उतारे, नहीं तो सभी को उस सीढ़ी पर चढ़ना पड़ेगा। किले में जल्दी से 2 जमीनी तिरपाल लगाए गए, जो दूर के हिस्से के एक हिस्से को अलग कर रहे थे, जहां लोट्स ने गुरुत्वाकर्षण से चलने वाले काले शावर बैग में से एक को लटका दिया था, जिसे उसने अपने जादू से पानी से भर दिया था। आपको बस नल खोलना था, और वे बौछार की तरह पानी छिड़कते थे। वे सरल थे, लेकिन प्रभावी थे, और यदि आप उन्हें पूरे दिन धूप में छोड़ देते हैं, तो शाम को पानी ठीक से गर्म हो जाता था। उसके जादू की बदौलत मौसम काफी गर्म था, और काल ने अपने पुराने कपड़ों से धूल और गंदगी झाड़ने में समय लगाया और फिर उसे एक तरफ रख दिया और साफ होने के लिए तैयार हो गया। उसे याद नहीं था कि पैक में कितने अन्य शॉवर बैग थे, लेकिन महिलाओं को निश्चित रूप से साफ होने और कपड़े पहनने के लिए कुछ समय चाहिए होगा, उसके वापस बाहर आने से पहले। वो लगभग आधा नहा चुका था जब उसने पर्दा हिलने की आवाज सुनी और अपनी पीठ पर किसी शरीर को महसूस किया। उसे चुप रहने के लिए एक छोटी उंगली उसके होठों पर दबाई गई, और फिर 2 कोमल हाथों ने उसकी पीठ को रगड़ना शुरू कर दिया। एक बार जब वह साफ हो गया और नहा गया, तो वह खिड़की से बाहर देखने के बजाय पर्दे की ओर मुड़ गया, और उसने सुना कि दाना जल्दी से अपने कपड़े वापस पहन रही थी और फिर सेक्शन के दूसरी तरफ से निकल गई। यह वही थी। समूह में कोई भी उस आकार का नहीं था, और वह अकेली थी जो उस विशेष अकादमी शैम्पू का उपयोग करती थी। जब वो बाहर आया, तो सभी लोग तैयार होकर इंतजार कर रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि शॉवर के बारे में कुछ न कहने पर सहमति बन गई थी। इसलिए काल ने सीढ़ी को किले में ऊपर खींच लिया जब तक कि वे अंत से केवल कुछ मीटर दूर नहीं थे, और समूह को देखा। पहले कौन नीचे जाएगा? हॉक पहले से ही गश्त पर है, और क्षेत्र खाली है। जब सभी लोग नीचे उतर गए, तो काल रस्सी की तरह सीढ़ी से नीचे उतरा, और यह सुनिश्चित करने के लिए अपने बैग की जांच की कि वह ठीक से सुरक्षित है। हमारे पास शिविर में वापस जाने के लिए 20 मिनट है, जल्दी मत करो। वे 30 मिनट में सेना के गठन के लिए एकत्रित हो जाएंगे, एलिस ने उन्हें बताया और वापस जाने लगी। काल ने आगे की ओर अपनी स्थिति संभाली, अपनी बढ़ी हुई दृष्टि का उपयोग करते हुए किसी भी खतरे पर नजर रखी, लेकिन शिविर के इतने करीब देखने के लिए कुछ भी नहीं था। स्थानीय वन्यजीव भी इतने करीब जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, क्योंकि उन्हें भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था। आज टीम का मनोबल काफी बेहतर लग रहा था, लेकिन काल ने देखा कि कैप्टन की वर्दी पर अब सोने की जगह लाल बैज थे। उसके रैंक के प्रतीक चिन्ह के लिए अभी भी 2 चांदी की पट्टियां थीं, इसलिए उसे कैप्टन ने नहीं पकड़ा। लेकिन ऐसा लग रहा था कि पिछली रात मीटिंग में जो भी हुआ, उसके लिए उसे आधिकारिक सजा दी गई थी। हमारे जाने से पहले बेस कमांडर के साथ एक मीटिंग है। स्काउट्स को छोड़कर पूरा बेस उपस्थित रहेगा। जब काल का समूह बैरक में पहुंचा, तो कैप्टन ने उनका अभिवादन किया, जिसे अन्य लोगों ने कल रात बनाया था। एलिस ने सिर हिलाया, समझ गया। हमारे पास हॉक स्काउटिंग है, इसलिए हम आज निकलने से पहले जान लेंगे कि क्या होने वाला है। उसे 1 घंटा दीजिए, और वह हर जगह की यात्रा करेगा जहां तक हम पैदल पहुंच सकते हैं। कैप्टन ने सिर हिलाया और अपनी टीम को बैठक स्थल की ओर ले गए, जहां स्टेशन पर मौजूद अन्य यूनिटों के सदस्य थोड़ा मुस्कुराने लगे, क्योंकि उन्होंने उनके लिए फॉर्मेशन के सामने दाईं ओर सम्मान का स्थान लेने के लिए रास्ता साफ कर दिया था। इसे जानबूझकर उनके लिए खुला छोड़ा गया था। यह इस तथ्य की ओर इशारा था कि अन्य इकाइयां भी इस बात से सहमत थीं कि वो सही थे, लेकिन असली आश्चर्य तब हुआ जब बेस कमांडर और उनके सहायक बाहर आए। बेस कमांडर ने कैप्टन की पट्टियां पहनी हुई थी, जो उनके यूनिट लीडर की तरह ही थी, लेकिन उनका कॉलर ढीला था, और उनकी जैकेट के बटन खुले हुए थे। उनका चेहरा चोटिल और सूजा हुआ था, और उनकी शर्ट को देखकर लग रहा था कि उनकी पसलियां बंधी हुई थीं, जिससे पता चलता है कि उनका कोट खुला हुआ था। एडजुटेंट की हालत भी अच्छी नहीं थी, और काल देख सकता था कि उनके हाथों पर पट्टियां बंधी हुई थीं, और वे लंगड़ा रहे थे।
उनके बेस पर हील थे, बहुत सारे। इसलिए अगर वो अभी भी इतनी बुरी हालत में था तो कैप्टन ने या तो उसे मौत के करीब पहुंचा दिया या हील ने उस पर काम करने से मना कर दिया, जो अवज्ञा का एक बड़ा मामला होगा। सावधान! कमांडर के मंच पर आते ही आगे खड़े सार्जेंट ने आवाज लगाई और सभी को शांत किया। घायल व्यक्ति ने अपना गला साफ किया और कठोर चेहरा बना लिया, जैसे कि कोई यह नहीं देख पा रहा हो कि उसकी एक आंख अभी भी सूजी हुई है और बंद हो गई है। उन्होंने कहा, मेरे ध्यान में लाया गया है कि हमारी सीमित गश्ती के कारण क्षेत्र में खतरे के स्तर का आकलन करने में कुछ अपर्याप्तताएं सामने आई हैं। यह उस दिन की सबसे बड़ी बात थी। इस प्रकार हम आज से अपनी गश्ती को पुनः व्यवस्थित करेंगे। नए मार्ग और क्षेत्र बोर्ड पर है। मैं कल सुबह 0400 तक अपने डेस्क पर प्रत्येक क्षेत्र की पूरी रिपोर्ट की अपेक्षा करूंगा। बस इतना ही। पसलियों पर दबाव पड़ने से वह झेपते हुए कच्चे मंच से नीचे उतरा और सार्जेंट ने सभी को विदा कर दिया तथा उन्हें अपने नए गश्ती मार्ग खोजने के लिए भेज दिया। कल की तरह ही काल के समूह को खतरा शमन के लिए नियुक्त किया गया था, जिसे घूमने वाले समूह के रूप में भी जाना जाता है। वे जहां कहीं भी अधिक खतरनाक राक्षसों की रिपोर्ट होती, वहां जाते और उनसे निपटते, इससे पहले कि वे आधार के लिए खतरा बन जाएं। कल कोई रिकॉर्ड नहीं किया गया था, इसलिए वे बस भटकते रहे। लेकिन आज हॉक ने उनके लिए एक दिलचस्प सूची तैयार की थी। उसे हर तरह के राक्षस मिले थे, बड़े समूह, छोटे समूह, शक्तिशाली अकेले लोग, शक्तिशाली नेता वाले छोटे समूह, हर चीज की थोड़ी थोड़ी मात्रा, जैसा कि उस क्षेत्र से उम्मीद की जानी चाहिए थी जहां केवल बेस के सबसे नजदीकी सेक्टर में ही गश्त की जाती थी। वे बेस से बाहर निकल गए ताकि उनकी रिपोर्ट से यहां तैनात जागृत और सामान्य रैंक के सैनिक डर न जाएं, और फिर कप्तान ने स्काउटिंग विवरण के लिए काल की ओर रुख किया। अगर हम दक्षिण से शुरू करते हैं तो हमारे पास आरोही ओग्रेस के 2 समूह हैं, दोनों छोटे समूह हैं। फिर हमारे पास एक गॉब्लिन कैंप है, इस बार आसपास कोई अन्य बड़ा राक्षस नहीं है। उसके बाद जोन के चारों ओर पश्चिम की ओर बढ़ते हुए हमारे पास एक आरोही नेता के साथ छिपकली पुरुषों का एक समूह है। फिर 4 जागृत रैंक दिग्गजों का एक समूह है। अगर वह स्थिति बदलती है तो मैं आपको अपडेट करूंगा, काल ने उसे सूचित किया। तुमने उस आदमी की बात सुनी, चलो हम इस गंदगी को साफ कर दें, इससे पहले कि जांचकर्ता यहां आ जाएं और हमारा समय बर्बाद करना शुरू कर दें, कप्तान ने घोषणा की। एक ही रैंक के कुलीनों के बीच के मामलों के लिए अगर वे इसे शांतिपूर्वक हल नहीं कर सकते थे तो चर्च आमतौर पर हस्तक्षेप करता था। अगर जांच आ रही थी तो या तो बेस कमांडर ने बेवजह पीटे जाने के बारे में शिकायत दर्ज कराई थी, या कप्तान ने लापरवाही और अक्षमता के लिए शिकायत दर्ज कराई थी जिसके कारण कुलीनों की मौत हो गई थी। संभवतः दोनों। ओग्रेस का पहला समूह रात के समय गश्त पर था और काल उनसे छुटकारा पाकर खुश था, ताकि वे उस व्यक्ति को रिपोर्ट न कर सकें जिसने उन्हें क्षेत्र का पता लगाने के लिए भेजा था। वे अभी भी अपने मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे, बेस का चक्कर लगा रहे थे, तभी समूह ने उन्हें पकड़ लिया और ओग्रेस ने अपना गुप्त हथियार निकाल लिया। वे कहीं से एक सैन्य दंगा ढाल प्राप्त करने में कामयाब हो गए थे, संभवतः एक समूह से जिसे भागने के लिए मजबूर किया गया था, और दोनों में से बड़ा सीधे काल पर हमला कर दिया। काल ने अपने नियमित ब्लेड को म्यान में ही छोड़ दिया तथा बड़े लक्ष्य से बेहतर ढंग से निपटने के लिए 2 हाथ वाली तलवार निकाल ली। उसने उस पर श्रेड से हमला किया और अपनी बढ़ी हुई ताकत का इस्तेमाल करके हमला करने वाले राक्षस की ढाल पर वार किया। जैसा कि एक जागृत ग्रेड दंगा ढाल से अपेक्षित था, इसे विशाल ब्लेड द्वारा आसानी से आधे में काट दिया गया तथा ओग्रे की निचली भुजा को भी अपने साथ ले गया। फिर काल ने अपना कंधा नीचे करके ओग्रे के डंडे के नीचे छलांग लगाई तथा अपने से दुगने लंबे प्राणी पर कंधा फेंकने का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए आगे बढ़ा। फिर उसने थोर को बुलाया और सेरो दूसरे ओग्रे के पीछे प्रकट हुआ, जो चौंक गया और रुक गया और थोर की पूंछ की आने वाली गेंद पर हमला किया, जिसने ओग्रे के शरीर के माध्यम से क्रूरतापूर्वक भूकंप प्रसारित किया। हड्डियों के टूटने की आवाज सभी को स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी, लेकिन इससे पहले कि राक्षस अपने बचाव के लिए कुछ कर पाता, जादूगरों की ओर से हमलों की पहली लहर आ गई और राक्षस मर गया। कैप्टन ने अपना गला साफ किया। अच्छा काम किया सबने। सिर इकट्ठा करो, हमें अगले कुछ दिनों तक अपने मारे गए लोगों के सबूत की जरूरत होगी। इससे बेस कमांडर के साथ क्या हो रहा था, इस बारे में बहस लगभग सुलझ गई। अगर वे वाकई आरोही रैंक और उच्च ट्रॉफियों के साथ वापस लौटते हैं तो उन्हें अपना काम न करने के लिए दोषी ठहराया जाएगा। कैप्टन पर अभी भी उसे पीटने के आरोप लगने की संभावना है, लेकिन वे दोनों एक ही सैन्य रैंक के थे, इसलिए यह उतना गंभीर नहीं होगा जितना कि अगर उसने किसी वरिष्ठ अधिकारी को मारा होता। चलते रहो।
अगर उनके पास कोई कीमती चीज है तो उसे थामे रहो और हम दिन के अंत में सब कुछ ठीक कर देंगे। मैं आज उत्पादकता का रिकॉर्ड चाहता हूँ। हम उन्हें दिखाएंगे कि कौन नहीं जानता कि कमांडर रैंक का राक्षस कैसा दिखता है, कप्तान ने जोर दिया। जैसे जैसे दिन ढलता गया, समूह ने खुद को क्षेत्र के दूर के हिस्से में पाया, जो अंधेरा होने से पहले बेस पर वापस जाने के लिए बहुत दूर था। ये लगभग निश्चित रूप से कैप्टन की ओर से एक जानबूझकर किया गया प्रयास था, लेकिन यूनिट में किसी को भी वास्तव में इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने आज 6 आरोही और एक कमांडर रैंक ट्रॉफी जीती थी, और यदि हॉक की स्काउटिंग सही थी तो सुबह में 2 और कमांडर रैंक राक्षस प्राप्त करने का मौका था। काल की टीम के बिना उनके लिए ऐसा कभी नहीं हो पाता, लेकिन जब वे उन्हें शिविर में वापस लाएंगे तो यह एक अक्षम नेता के खतरों की एक शक्तिशाली याद दिलाएगा। इस मिशन पर पहली बार काल ने उस रात टेंट लगाने में मदद की, एक बड़ा कैनवास टेंट जो छत के शिखर को 2 अलग अलग पेड़ों से बांधकर बनाया गया था। इसे टेसा के बैग में रखा गया था, और वह कोई डंडे नहीं लाई थी, क्योंकि वह उन्हें खुद उगा सकती थी, या योद्धाओं के भाले और रस्सी की एक लंबाई का उपयोग कर सकती थी, लेकिन फिर भी यह प्रक्रिया काल की अपेक्षा से कहीं अधिक आसान थी। चोटी को बांधें, कोनों को बांधें और फिर दीवारों के निचले हिस्से को जमीन पर लगा दें। सौभाग्यवश बाकी सभी को इस प्रक्रिया का काफी अभ्यास था। फिर जब यह खड़ा हो गया तो काल को एहसास हुआ कि यह सोने की व्यवस्था उससे कहीं ज्यादा भीड़भाड़ वाली थी, जिसकी वह आदत थी। उन्हें सेट करने के लिए एक अच्छा समतल और नर्म स्थान मिल गया था, लेकिन वे सभी तंबू के अंदर कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे। पहले कुछ मिनटों तक तो ये बहुत बढ़िया लगा, लेकिन काल को एहसास हुआ कि वो लोट्स के बीच में था, जो दरवाजे पर रहने पर जोर दे रहा था, और दाना, जो संभवतः दुनिया की सबसे बेचैन सोने वाली थी। आज रात वे जमीन पर थे और स्लीपिंग बैग जिप किए हुए थे और कंबल की तरह नहीं बिछाए गए थे, इसलिए वो ज्यादा दूर नहीं जा रही थी, लेकिन वो रात में जागने के मुकाबले ज्यादा सक्रिय थी। क्या आप चाहते हैं कि मैं उसे लपेट दूं? जब वो झूले में होती है तो उसे बहुत अच्छी नींद आती है, राय ने सुझाव दिया। रात उसके स्थान पर बिताई जाए, क्योंकि उनकी टीम में किसी को भी गार्ड की ड्यूटी नहीं थी। मुझे यकीन है कि वो ठीक हो जाएगी, काल हंसा जब दाना ने आखिरी बार करवट बदली, फिर अंततः शांत हो गई। अगले दिन सुबह बहुत जल्दी हो गई और काल ने असुविधाजनक नींद की स्थिति से अपनी मांसपेशियों की जकड़न को दूर करने के लिए रिफ्रेशिंग लाइटनिंग को सक्रिय किया। ये तो धोखा है, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मुझे नींद में पीटा है। दाना ने बुदबुदाते हुए अपना स्लीपिंग बैग वापस अपने सामान में पैक किया। लोट्स उसकी शिकायत पर हंसा। क्या हमें किसी को नियुक्त करने की जरूरत है जो तुम्हें सोते समय शांत रखे? तुम कल रात 1 घंटे तक करवटें बदलती रही, फिर जाकर शांत हुई। दाना ने अपना सिर हिलाया। बस कुछ दिन अजीब से रहे हैं, आज रात मैं ठीक हो जाऊंगी। टीम ने खाना खाने के लिए इकट्ठा होकर उन जगहों की जांच करने की योजना बनाई जहां हॉक आज सुबह स्काउट करने के लिए गया था। अगर कुछ खास नहीं बदला है तो उन्हें दोपहर के भोजन से पहले जोन में कम से कम 1 या 2 और आरोही या उच्च रैंक वाले जानवर मिल जाने चाहिए। उसके बाद यह उस व्यक्ति पर निर्भर करेगा जो रिपोर्ट में कॉल करेगा कि उन्हें और अधिक खतरनाक लड़ाइयों में भेजा जाए। जैसे ही सब कुछ पैक हो गया, वे निकल पड़े और हॉक उन्हें सुबह के अपने मुख्य लक्ष्य कमांडर रैंक जायंट 6 जागृत रैंक ऑग्रेस के साथ ले गया। एलिस के साथ उन्हें जायंट के साथ बहुत अधिक समस्याएं नहीं होनी चाहिए, और नियमित सैन्य इकाई 6 जागृत ऑग्रेस का सामना कर सकती थी, अब जब उनके पास कमजोर इकाई से सुदृढ़ीकरण था। इसलिए लक्ष्य की ओर बढ़ते समय उनका उत्साह बहुत अधिक था। वहां शिकारी है, हत्या करने वाले चोर हैं, दुष्ट लोग हैं, हॉक ने चेतावनी दी। शांत हो जाओ, वे कैसे दिखते हैं? क्या वे हमसे कमांडर रैंक जायंट को भी मारकर चुरा सकते हैं? काल ने जवाब दिया। सफेद कपड़े पहने हुए वे हमारा जायंट चुरा रहे हैं, हॉक ने शिकायत की। मुझे लगता है कि चर्च की सुरक्षा टीम पहले से ही वहां मौजूद है। हॉक ने मुझे अभी अभी चेतावनी दी है कि कोई हमारा शिकार चुराने की कोशिश कर रहा है, काल ने कैप्टन को चेतावनी दी। वृद्ध एलीट का चेहरा गंभीर हो गया और उसने टीम को गति बढ़ाने का इशारा किया। यदि चर्च ने बेस कमांडर पर विश्वास किया होता तो वो टीम जायंट से निपटने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं होती, और यदि उन्होंने ऐसा किया होता तो ये बेहतर होता कि वो उसके मरने के समय वहीं होता, ताकि यदि बेस कमांडर ने कोई मदद मांगी होती तो वो उसे बचा सके। थोर खुशी खुशी झाड़ियों के बीच से निकलकर काल और कैप्टन का जंगल में पीछा कर रहा था, इसलिए जब वे चल रही लड़ाई के स्थान पर पहुंचे तो चर्च गार्ड ने उनका सामना करने के लिए अलग होकर भाग लिया, मानो वे कोई खतरा हो। जानवर मेरे साथ है, काल ने पुकारा जब वो थोर का पीछा करते हुए दानव के साथ आए राक्षसों की भीड़ में जा पहुंचा।
लाइटनिंग सेरो ने एक को हवा में उड़ा दिया, जहां उसे राय के गोलम्स ने रोक लिया, जो कहीं से भी प्रकट हुए प्रतीत हो रहे थे। मकड़ी ने इस लड़ाई से बाहर रहने और अपने घोंसले में रहने का फैसला किया था, लेकिन गोलेम को उसकी जगह लड़ने के लिए भेज दिया गया। ये सिर्फ जागृत राक्षस थे, अगर वे कमांडर के साथ इसमें शामिल हो गए तो वो बिस्तर से बाहर निकल जाएगी। काल को उसकी सुस्ती से भले ही चिढ़ हो, लेकिन उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि उसकी बात में दम था। ये लड़ाई बिस्तर से बाहर निकलने के लायक नहीं थी, और अगर चर्चगार्ड बीच में नहीं होता तो थोर सीधे असली लड़ाई में घुस जाता। गोलम्स और जादूगर मिलकर ओग्रेस को खत्म करने के लिए काम कर रहे थे, और काल ने खुद को युद्ध के मैदान में इत्मीनान से चलते हुए उच्च पुजारी के पास पाया, जो उसका अभिवादन करने के लिए मुड़ा था। क्या आप इस अभियान के दल नेता हैं? बूढ़े व्यक्ति ने पूछा। नहीं, उच्च पुजारी, मैं आरोही अभिजात वर्ग काल हूं, समूह के लिए अग्रिम पंक्ति का योद्धा। हमारे साथ कमांडर एलिस और एक सैन्य कप्तान टीम के नेता है। आदमी ने सिर हिलाया और विशालकाय की ओर इशारा किया। क्या तुम मदद करना चाहोगे? काल मुस्कुराया और विशालकाय की पीठ पर बख्तरबंद प्लेट को फाड़ने के लिए एक श्रेड हमले पर ध्यान केंद्रित किया। तभी स्पाइडर गोलम्स अपने भेदी अगले पैरों के साथ आगे बढ़े और बार बार छेद में वार करना शुरू कर दिया, जबकि काल ने विशालकाय के घुटनों के पीछे से हमला किया। विशालकाय योद्धा पीछे मुड़ नहीं सकता था, चर्चगार्ड ने उसे सामने से घेर रखा था, इसलिए पैरों पर हमला पूरी तरह से अनदेखा हो गया, जब तक कि बहुत देर हो चुकी थी और जानवर गिर गया। एक छलांग लगाकर और सिर के ऊपर से जोरदार वार करके काल ने गंभीर रूप से घायल जायंट के कंधों से उसका सिर हटा दिया और उसे जमीन पर लुढ़काते हुए उच्च पुजारी के पैरों के पास रोक दिया। एक और अद्भुत, जैसा कि योजना बनाई गई थी, क्षण जिसका श्रेय काल लेना चाहते थे। दूर से एलिस युद्ध के मैदान में चलते हुए ताली बजा रही थी। काल के विपरीत, जिसके पास अलौकिक शक्ति थी, जो एक नहीं बल्कि 2 आरोही रैंक जादुई वस्तुओं द्वारा बढ़ाई गई थी, उसे अपनी शक्ति के तहत चलने के लिए मजबूर किया गया था, जिसका मतलब था कि काल और थोर ने उसे और स्तंभ के पीछे के हिस्से को दृष्टि से दूर छोड़ दिया था जब वे युद्ध में पहुंचे थे। जब तक उसने उन्हें नहीं देखा था, तब तक उसे ये भी नहीं पता था कि यहाँ चर्च के गार्ड हैं। वो इतनी दूर थी कि कैप्टन को दी गई उसकी चेतावनी को सुन नहीं सकी। एलिस और कैप्टन गिरे हुए जायंट के पास काल के साथ शामिल हो गए, जहां चर्च के गार्ड काल को कुछ हद तक श्रद्धापूर्ण नजरों से देख रहे थे। दिखावा, कैप्टन ने चलते हुए कहा, जिसे सुनकर महायाजक हंस पड़ा। वो निश्चित रूप से उत्साही है, हालांकि मुझे नहीं लगता कि मैंने पहले कभी मकड़ियों को गोलेम के रूप में देखा है। अजीब पसंद है, बूढ़े आदमी ने जवाब दिया। ये देखना अजीब है कि उन्हें एक योद्धा द्वारा बुलाया गया है, चर्च के एक गार्ड ने कहा। इससे बूढ़ा आदमी रुक गया और काल पर दोबारा नजर डाली। गार्ड की बात सही थी, योद्धा गोलेम को नहीं बुलाते। मैं एक जानवर मास्टर हूं, योद्धा नहीं। गोलेम को मेरे एक साथी ने बुलाया है, काल ने समझाया। थोर ने इस मौके का फायदा उठाया और एलिस से अपने सिर को अपनी आंखों के बीच की जगह पर खुजलाने को कहा। यह तनाव को शांत करने की उसकी पसंदीदा तरकीब थी, और इससे उसका सिर रगड़ने का अतिरिक्त लाभ भी हुआ। वास्तव में यह एक जीत वाली स्थिति है। ठीक है, हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि क्षेत्र में कमांडर रैंक के खतरे हैं, और स्काउटिंग रिपोर्ट में उनका कोई उल्लेख नहीं किया गया। आपकी टीम कितने समय से इस क्षेत्र में है? उच्च पुजारी ने पूछा। कमांडर ने भौहें सिकोड़ी। हम कल ही यहां आए हैं। यह एक आपदा थी। आधिकारिक रिपोर्ट पहले ही दाखिल हो चुकी है। बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया। ओह, तुम वही टीम हो। खैर, इससे हमारा कुछ समय बच जाएगा। हमारे गार्ड दिन के बाकी समय तुम्हारे साथ रहेंगे। देखो कि क्या तुम्हें और उच्च स्तरीय खतरे नहीं मिल सकते, और वे उन्हें खत्म करने में मदद करेंगे। हॉक, तुम्हें पता है कि क्या करना है। हमें जोन के भीतर कुछ उच्च खतरनाक खतरों का पता लगाओ, उच्च आरोही और कमांडर में जितना संभव हो सके, काल ने निर्देश दिया। 400 मीटर उत्तर की ओर, अगर आप अभी आगे बढ़ना शुरू करते हैं, तो आपको एक अकेला कमांडर रैंक ट्रोल मिलेगा। शायद ये ट्रोल नहीं है, जरूर बदसूरत है। स्काउट का कहना है कि हमें 400 मीटर उत्तर में एक बड़ा ट्रोल मिला है। अगर हम तेजी से आगे बढ़ें, तो हम इसे नियमित गश्ती समूह तक पहुंचने से पहले ही रोक सकते हैं। काल ने एकत्रित नेतृत्व समूह को सूचित किया। मैंने रेडियो पर कुछ भी नहीं सुना, उच्च पुजारी ने अपने ईयरबड की ओर इशारा करते हुए उत्तर दिया। मेरे और मेरे ड्रैगन हॉक के बीच मानसिक संचार। ट्रोल तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसलिए अगर हम उसे रोकना चाहते हैं तो मुझे जाना होगा, काल ने जवाब दिया। टेसा ने खुद को थोर की पीठ पर फेंक दिया और उसकी रीढ़ की हड्डी पर लगे छोटे छोटे कांटों को पकड़ लिया। हम जाने के लिए रवाना। और थोर खतरे की दिशा में भाग गया।
काल उसका पीछा कर रहा था और चर्च गार्ड का एक छोटा समूह उसका पीछा कर रहा था। उन्हें ये लड़ाई देखनी थी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई झूठ नहीं बोल रहा है या दूसरे क्षेत्रों से शव नहीं ला रहा है। ऐसा लग रहा था कि यह टीम ऐसा नहीं कर पाएगी क्योंकि उनके पास इतनी ताकत थी, लेकिन कुछ भी संभव था। काल ने थोर को पीछे छोड़ दिया क्योंकि उस जानवर को पेड़ों से टकराने या टेसा को नीचे गिराने से बचने के लिए अपनी गति धीमी करनी पड़ी थी, और वह हॉक द्वारा ट्रोल कहे गए जानवर के सामने आने वाला पहला व्यक्ति था। हो सकता है कि यह वही था, लेकिन काल ने पहले कभी इतना बड़ा और बदसूरत कुछ नहीं देखा था। ये 6 मीटर लंबा था, काय से ढका हुआ था और जहां त्वचा दिखाई दे रही थी वहां ये फोड़े फुंसी और सड़ी हुई थी। ये लगभग ऐसा लग रहा था जैसे यह मरा हुआ हो, लेकिन काल देख सकता था कि घायल हिस्से आपस में जुड़ रहे थे जबकि वे अन्य जगहों पर सड़ रहे थे और टूट रहे थे। यह निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं था जिसे वो नजदीकी मुकाबले में लड़ना चाहते थे। हॉक, इस चीज को जलाओ। मुझे लगता है कि थोड़ी सी आग से स्थिति सुधर जाएगी, काल ने निर्देश दिया। आग के गोलों की बौछार प्राणी के अंदर धंसकर गायब हो गई, लेकिन उन्होंने त्वचा में धुआं छोड़ते हुए गड्ढे बना दिए जो धीरे धीरे बंद होते जा रहे थे, और काल देख रहा था। हमें और अधिक आक्रमण शक्ति की आवश्यकता है, काल ने दूसरों को सूचित किया। रे भी उस चीज को छूने के लिए उतनी ही अनिच्छुक थी जितनी कि काल था, लेकिन उसके लिए यह अच्छी बात थी कि वह लड़ने के लिए बाहर आए और अपने साथ गोलम्स को भी ले आए। उन्होंने ट्रोल के मोटे मांस को नोच डाला, जिससे जमीन पर सड़ा हुआ मांस का ढेर रह गया, और वो प्राणी किसी प्रकार का युद्धघोष करने लगा। लगातार प्रयास करते रहो, जितना अधिक मांस हम हटाते हैं उतनी ही धीमी गति से उसका पुनः निर्माण होता है, काल ने दूसरों को प्रोत्साहित किया, क्योंकि वह श्रेड का उपयोग करके हाथ की चर्बी का एक बड़ा हिस्सा काट रहा था। ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि वास्तविक मांसपेशियां कहाँ है। जैसे ही चर्च गार्ड घटनास्थल पर पहुंचे, हॉक ने जमीन पर आग लगा दी, जिससे मांस के घृणित ढेर जल गए। ड्रैगन, ये गंध आखिर क्या है? उनमें से एक ने पूछा, जैसे ही उसने एक चमकदार सुनहरा चक्र सक्रिय किया जिसने कटे हुए मांस को हॉक की आग की तरह ही जला दिया। इससे ट्रोल की बाहरी परत से भी धुआं निकलने लगा और पौधे जलने लगे, जिससे उसके नीचे का घिनौना शरीर दिखाई देने लगा। काल की तरह हर कोई जानवर पर दूर से हमला कर रहा था, जबकि रे और उसके गोलेम अपने अग्रपादों से मांस के टुकड़े नोचने की पूरी कोशिश कर रहे थे। अपनी मकड़ी को वापस बुलाओ और उसे शुद्ध करने वाली रोशनी में खड़ा करो। वो ट्रोल दलदली बीमारी से संक्रमित है और यह कुछ ही मिनटों में लगभग किसी भी चीज को मार सकता है। ट्रोल इतनी तेजी से पुनर्जीवित होते हैं कि यह उन्हें मार नहीं सकता, इसलिए यह अंधाधुंध भटक रहा है, सुदृढ़ीकरण के नेता ने जोर दिया। रे को दोबारा बताने की जरूरत नहीं थी। इससे पहले कि वह बोलना बंद भी करता, वह गार्ड के बगल में उसकी सफाई करने वाली रोशनी में थी, लेकिन इतनी पास नहीं कि वह उससे टकरा जाए और गंदगी को फैला दे। गोलम्स को धीमा होने की कोई जरूरत नहीं थी। वे जीवित प्राणी नहीं थे और जानवर उन्हें मारने में असमर्थ था क्योंकि उन्होंने उसकी पीठ को चीर दिया था। क्या ये सिर्फ मैं ही हूं या ये चीज वास्तव में मरने में खुश है? काल ने पूछा, जब चर्च गार्ड ने प्राणी की छाती को निकालने के लिए अपने हमलों पर ध्यान केंद्रित किया। गार्ड ने अपना सिर हिलाया। ये हमें भ्रष्टाचार को इतना कम करने के लिए मजबूर कर रहा है कि यह खुद ही ठीक हो जाए। इस तरह के ट्रोल इतनी आसानी से नहीं मरते। अगर आप शवों को नहीं जलाएंगे तो वे अंततः सिर्फ एक हाथ से वापस आ जाएंगे। इसलिए ये रोग स्वयं ट्रोल की तुलना में विनाश के प्रति अधिक संवेदनशील था, और एक बार जब उन्होंने सभी संक्रमित शरीर के अंगों को जला दिया तो सैद्धांतिक रूप से यह पूरी ताकत के साथ वापस आ सकता था। हॉक, आग का इस्तेमाल करते रहो। ट्रोल भी आग से होने वाले नुकसान को दोबारा पैदा नहीं कर सकता, काल ने निर्देश दिया। जैसे जैसे वे लड़ते गए, अधिक तेज गति से चलने वाले योद्धा युद्ध में शामिल होते गए। ट्रोल को घेर लिया और उसे काट डाला, साथ ही यह भी सुनिश्चित किया कि जमीन जलती रहे ताकि कटा हुआ मांस और अधिक क्षतिग्रस्त ट्रोलों में परिवर्तित न हो जाए। धीरे धीरे, बहुत ही दर्दनाक तरीके से उस जीव को नीचे लाया गया, छोटे छोटे टुकड़ों में काटा गया और फिर उन टुकड़ों को जलाकर राख कर दिया गया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह दोबारा उत्पन्न न हो। खैर, यह अप्रत्याशित रूप से घृणित था। इसे जलाने और शुद्ध करने के बाद भी क्षेत्र में अभी भी भयानक गंध आ रही है, काल ने कहा। टेसा ने बताया, इससे पहले कि हम में से कोई भी इस क्षेत्र को छोड़ सके, हमें थोड़ी और सफाई करनी होगी, खासकर शेरों और मकड़ी के लिए जो वास्तव में इसके संपर्क में आए थे। वह अभी भी थोर पर सवार थी और जब वह युद्ध में उतरा था तब वह नीचे नहीं उतरी थी। उसने निर्णय लिया था कि उसे युद्ध संबंधी निर्देश देना बेहतर होगा ताकि वह अपने सींगों को जानवर में गड़ा न दे और स्वयं संक्रमित न हो जाए।
उसने पूरी लड़ाई अपनी पूंछ के सहारे लड़ी थी और टेसा ने उसकी पीठ पर सवार होकर उसे मजबूत किया था। लेकिन ज्यादातर वे युद्ध के मैदान के किनारे पर ही रहे, जहां भूकंप लक्ष्य तक पहुंच सकता था, लेकिन उन्हें छींटों से कोई नुकसान नहीं होता था। टीम के बाकी सदस्यों के वहां पहुंचने से पहले ही लड़ाई समाप्त हो चुकी थी और गार्ड कमांडर ने अपनी रिपोर्ट उच्च पुजारी को दी, जिन्होंने उस क्षेत्र पर अतिरिक्त सफाई अभियान चलाया क्योंकि वह प्राणी कमांडर रैंक का था और हो सकता है कि वह किसी तरह निम्न रैंक वाले कुलीनों की लपटों से बच गया हो। यह मेरी आशंका से भी बदतर है। ये बीमारी बहुत भयानक है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम नहीं जानते कि यह कहां से शुरू हुई या इसने कितने अन्य प्राणियों में ये बीमारी फैली होगी। महायाजक ने आह भरी। काल की टीम के कप्तान ने गंभीरता से सिर हिलाया। ये चर्च के लिए एक वास्तविक पहेली की तरह लगता है। ये यहाँ भी विपत्ति के पहले संकेत है, लेकिन ये हमारा केवल तीसरा दिन है। क्या आप स्रोत की खोज के लिए एक टीम को विभाजित करना चाहेंगे, जबकि हम ड्रैगन हॉक द्वारा बताए गए अन्य रैंकिंग राक्षसों से निपटते हैं? अभी भी कई ऐसे खतरे हैं जिनसे निपटने के लिए जागृत रैंक की टीमें तैयार नहीं हैं, और बहुत सारे ऐसे खतरे हैं जिनसे जागृत नेतृत्व वाली सामान्य ग्रेड की टीमें निपटने में सक्षम नहीं होंगी। महायाजक ने अपना सिर हिलाया। मैं इन निर्देशांकों पर एक स्काउट टीम को बुलाऊंगा और वे उस खराब ट्रोल को उसके स्रोत तक वापस ट्रैक करेंगे। उनके पास ऐसा करने का कौशल है, लेकिन जब तक दूसरा मामला सुलझ नहीं जाता तब तक हम आपके और आपकी टीम के लिए नियुक्त हैं। दिन के बाकी समय में हॉक ने उन्हें मिशन क्षेत्र के चारों ओर एक मजेदार पीछा करने के लिए प्रेरित किया, आरोही राक्षसों के समूहों का पीछा करते हुए और कभी कभी कमांडर रैंक राक्षस का। जितनी जल्दी टीमें उन्हें मार सकती थी, हॉक उन्हें दूसरे स्थान पर ले जाता। यह इतना अधिक नियंत्रण से बाहर हो गया था कि उन्हें पराजित उच्च श्रेणी के जानवरों के सिरों को उखाड़ने के लिए थोर को पुनः नियुक्त करना पड़ा, जो कि बेस कमांडर की अक्षमता का ठोस सबूत था। काल ने उन्हें थोर के स्थान पर रखने की पेशकश की थी, लेकिन उच्च पुजारी ने उसकी बात नहीं मानी। ट्रॉफियों को एक अलग स्थान पर रखने से छेड़छाड़ की संभावना पैदा हो गई और यह चर्च के साक्ष्य मानकों के अनुरूप नहीं था। मुझे लगता है कि वे सभी हैं, लेकिन मनुष्य थके हुए दिखते हैं। हमें अब शिविर में जाना चाहिए, हॉक ने सुझाव दिया। काल ने महसूस किया कि यह इच्छा समूह में उन लोगों के प्रति सहानुभूति के कारण नहीं थी जिनके पास अलौकिक शक्ति नहीं थी, बल्कि इसलिए थी क्योंकि वह जहां गश्त कर रहा था वहां से किले के ऊपर अपना घोंसला देख सकता था और वो बिस्तर पर जाना चाहता था। जैसे जैसे दिन बीतता गया, थोर सेरोनाइट से बोझ धोने वाले जानवर फिर कुलीन घोड़े में बदल गया, और अब न केवल उसके पीछे सिरों से भरा झुंड खींचा जा रहा था, बल्कि लोट्स भी उसकी पीठ पर था। साथ ही उसकी और टेसा दोनों के बैग भी उसकी पीठ पर लटके हुए थे। यह अतिरिक्त भार शक्तिशाली शेरों के लिए कोई बोझ नहीं था, लेकिन उसे खदानों में खच्चर की तरह लदे हुए देखना हास्यास्पद था, जबकि वास्तव में वह बिना किसी प्रतिरोध के इस सैन्य इकाई के 3/4 हिस्से में उत्पात मचा सकता था। लोट्स को कार्गो नहीं माना जाता, वह मेरे तराजू को खरोंचने के लिए सभी बेहतरीन स्थानों को जानती है। थोर ने काल की सोच का विरोध किया। छोटे कद का ये पादरी हॉक को चलते समय मुफ्त मालिश दे रहा था और इस प्रकार औसत सैनिकों की ईर्ष्यापूर्ण निगाहों का पात्र बन रहा था, जो दिन भर दौड़ते रहे थे और हॉक पर आक्रमण करने वाले हमलावरों की संख्या के साथ तालमेल बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे। शिविर का नजारा यूनिट के लिए राहत की बात थी, और जैसे ही बाहरी गश्ती दल नजर में आए, काल जादूगरों और बदमाशों को राहत की सांस लेते हुए सुन सकता था। योद्धाओं में बेहतर सहन शक्ति थी, लेकिन फिर भी उन्हें आज कड़ी मेहनत करनी पड़ी थी। भले ही वे आधी लड़ाइयों में देर से पहुंचे, क्योंकि हॉक ने उन्हें लड़ाई के दौरान तेजी से दौड़ाया था ताकि वे एक दिन में सभी प्रमुख खतरों को खत्म कर सकें, जबकि चर्च गार्ड उनके साथ था। यूनिट, शाम के लिए शिविर लगाने के लिए तैयार हो जाओ। कल औपचारिक पूछताछ होगी, साथ ही संभावित औपचारिक सजा की घोषणा भी होगी। जैसे ही आपको आवश्यकता होगी, आपको शेड्यूल के बारे में सूचित कर दिया जाएगा। उच्च पुजारी ने घोषणा की जब वे शिविर के चारों ओर गश्ती दल के पास पहुंचे। एलिस ने किले की ओर देखा और गार्ड कमांडर ने भी उसकी ओर देखा। क्या आपकी टीम ने पास में कोई शिविर बनाया है? रेतीले बालों वाले गार्ड ने पूछा। वहां सबसे ऊंचे पेड़ पर, यह जमीन से कुछ दूरी पर है, लेकिन लंबी दूरी की टोही के लिए एकदम सही है। अगर आपको हमारी उपस्थिति की आवश्यकता होगी तो हम रेडियो पर उपलब्ध रहेंगे। जैसा कि मैं समझता हूं, यह एक सैन्य मामला है जिसे निष्पक्षता के लिए चर्च द्वारा निर्णय लिया जा रहा है, इसलिए हम इसमें शामिल नहीं हो सकते क्योंकि हम कुलीन वर्ग के लोग हैं, न कि कोई सैन्य इकाई, एलिस ने उत्तर दिया। गार्ड कमांडर ने उसे एक हल्की मुस्कान दी। मुझे संदेह है कि तुम इतनी भाग्यशाली हो, चूंकि तुम्हारी टीम ही कारण है कि समूह के अधिकांश सैनिक अभी भी जीवित हैं, इसलिए वे तुम्हें एक भौतिक गवाह के रूप में चाहते हैं।
और फिर वे चाहेंगे कि तुम्हारी टीम के सदस्य कुछ जानकारी की पुष्टि करें, क्योंकि जब सैन्य अधिकारी एक रिपोर्ट सुनते हैं जिसमें कहा गया है कि एक युद्ध पादरी लाइटनिंग सेरो पर सवार होकर युद्ध में गया था, तो सवाल उठेंगे। सुनवाई का सीधा प्रसारण रक्षा विभाग को किया जाएगा। टेसा हंसी, मुझे दिन के उस हिस्से को दोहराने में मजा आएगा। दूसरे रेड ड्रैगन पुजारी बहुत ईर्ष्यालु होंगे। क्या तुम हमारे साथ किले तक आना चाहोगे ताकि सुबह जब वे हमें बुलाएं तो तुम उसे फिर से ढूंढ सको? या फिर अगर हमें बुलाया जाए तो हम अपना रास्ता खुद ही ढूंढ ले, तो क्या ये ठीक रहेगा? गार्ड ने उसे आगे चलने का इशारा किया, लेकिन वह एलिस के बगल में खड़ा हो गया और चलते समय जादूगर के साथ धीरे से छेड़खानी करने लगा। उसने पेड़ की ओर देखा। जब काल तेजी से सीढ़ी पर चढ़ रहा था, तभी उसे एहसास हुआ कि वहां एक पूरा किला बना हुआ था जो साफ नजर आ रहा था। ये तो स्काउट बेस है। आपने इसे यहाँ कैसे इकट्ठा किया? ये किसी मछली पकड़ने के जाल जैसा दिखता है। क्या आपने ये सब यहाँ पैक किया है? उसने उलझन में पूछा। ये सब मकड़ी का रेशम है जिसे राय ने बुना है, वह ब्लडबैथ स्पाइडर जिससे आप आज मिले थे। बाहरी परत चिपचिपी है लेकिन अंदर नहीं है, और वे रात में आराम करने के लिए हमारे लिए एक उचित किला बनाते हैं, एक जलरोधक छत और शाम की टोही के लिए चारों ओर पूरी दृश्यता के साथ, क्योंकि हमारे पास रात में देखने वाले सदस्य हैं, एलिस ने समझाया। गार्ड प्रभावित हुआ। ठीक है, हम आप पर अपने स्काउटिंग कर्तव्यों में ढिलाई बरतने का आरोप नहीं लगा सकते। आप तकनीकी रूप से रात में ड्यूटी पर भी नहीं होते, लेकिन फिर भी आप स्थिति पर नजर रख रहे होते हैं। हमारे पास आपके रेडियो लॉग हैं और वे रिपोर्ट में शामिल किए जाएंगे। उसने एलिस को जोरदार सलामी दी और फिर अपनी यूनिट की ओर लौट गया, जबकि सभी लोग सीढ़ी पर चढ़ गए। हम जानते हैं कि आप हम सभी को एक साथ ऊपर खींच सकते हैं। आपने तलवार के वार से एक राक्षस को उसके पैरों से गिरा दिया और सीढ़ी टूटने वाली नहीं है। सार्जेंट रीटा ने काल को आवाज दी जैसे ही वे अपनी जगह पर पहुंचे, ताकि वो समूह को दो भागों में विभाजित होने से रोक सके, जैसा कि उसने पिछली बार किया था। आप जानते हैं, हम थोर से आपको यहां फेंकने को कह सकते हैं और मैं आपको पकड़ भी सकता हूं, उसने सुझाव दिया। लोट्स हंसा, लेकिन किसी को भी यह विचार मनोरंजक नहीं लगा। लोट्स और टेसा ने डिनर शुरू कर दिया, जबकि बाकी लोगों ने अपने गियर को साफ करना शुरू कर दिया और हर चीज को नुकसान के लिए जांचना शुरू कर दिया। वे हाल ही में बहुत सारे युद्ध में शामिल हुए थे, और अगर आप उस पर ध्यान नहीं देते तो गियर सबसे अप्रत्याशित क्षणों में खराब हो जाता था। काल ने पाया कि यह बात उसकी बेल्ट के बारे में भी सच थी, जो उस जगह से घिसने लगी थी जहां से वो एक हाथ से ब्लेड लटकाता था। ऐसा लग रहा था कि यह बहुत जल्दी था, लेकिन उसने लोट्स को उसके जादू से निपटने के लिए अलग रख दिया और अपने ब्लेड का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। दोनों ही ब्लेड बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहे थे, उनमें कोई नुकसान नहीं हुआ था। भले ही कम इस्तेमाल किए जाने वाले सिंगल हैंडेड ब्लेड की बनावट कच्ची थी। उसकी लड़ाकू पोशाक अभी भी अच्छी हालत में थी, हालांकि उसे अच्छी तरह से धोने की जरूरत थी। अगर वो सोच रहा होता तो वह कपड़े बदलने से पहले उसे शॉवर के पानी से धो लेता और एलिस को हवा के जादू से उसे सुखाने देता। एकमात्र समस्या ये थी कि आप गश्त पर वास्तव में धुले हुए कपड़े नहीं चाहते थे। न केवल आप अलग दिखते थे, बल्कि कपड़े धोने के साबुन की गंध इतनी बेमेल थी कि मीलों दूर से हर राक्षस आपकी उपस्थिति को पहचान लेता था और आपके आने से बहुत पहले ही तैयार हो जाता था। खाना बनाना शुरू करने के कुछ समय बाद ही स्काउट गश्ती दल को इस तरह से समायोजित किया गया कि वे पेड़ से 30 मीटर पहले रुकने के बजाय पेड़ के बाहर से गुजरे। हो सकता है कि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा न हुई हो, लेकिन यह स्पष्ट था कि बेस के संचालन के तरीके में पहले से ही बदलाव किए जा रहे थे। जब काल की सुबह की पारी आए तो उसने पाया कि गश्ती दल अभी भी बड़े पेड़ के पीछे चक्कर लगा रहे थे, और उनकी संख्या उस रात के गश्ती दल से कहीं अधिक थी जब वे पहली बार यहां आए थे। उनके पास कुछ गश्ती दल के साथ एक चर्च गार्ड भी था, और काल सैनिकों के चेहरों पर इस तथ्य पर खिन्नता देख सकता था। गार्ड अपने टीम लीडरों से उच्च पद पर थे, इसलिए उन्होंने कार्यभार संभाल लिया था और रात की शिफ्ट में ढिलाई बरतने की किसी भी संभावना को समाप्त कर दिया था। रे, क्या हमने आज रात कुछ अच्छा देखा? काल ने पूछा, क्योंकि हॉक अभी तक जागा नहीं था। कुछ खास नहीं, कुछ भटकते हुए गॉब्लिन थे, लेकिन स्काउट्स ने उन्हें पकड़ लिया। टेसा ने अपनी पारी के 1 घंटे बाद ही खाना बनाना शुरू कर दिया, जो कि वह आमतौर पर नहीं करती थी, और फिर उसने शौव के लिए विभाजन स्थापित कर दिया। चर्च की सुनवाई हमेशा सुबह बहुत जल्दी शुरू हो जाती है, इसलिए हमें साफ सफाई कर लेनी चाहिए और खाना खिला लेना चाहिए, इससे पहले कि वे आए और हमें शिविर में जाकर घटनाओं के बारे में अपना संस्करण बताने के लिए कहें, उसने धीरे से समझाया, क्योंकि वो दूसरों को जबरन जल्दी नहीं जगाना चाहती थी। आज शॉवर बैग नहीं था, बस एक कटोरी पानी, एक वॉशक्लॉथ और बिना खुशबू वाला साबुन।
ये काम तो कर देता था, लेकिन गर्म पानी हमेशा मांसपेशियों को आराम देता था। एक बार जब वो तैयार हो गया तो उन्होंने अपना स्थान बदल लिया और काल ने सुबह का स्टू हिलाया। इस सुगंध से सभी लोग जाग गए और रे ने हॉक के साथ शिफ्ट बदल ली। उसके पास एक सिद्धांत था जिसे वह परखना चाहती थी। आक्रामक अनुकूलन एक बहुमुखी कौशल था और इसने काल के रैंड और श्रेड हमलों को भी बढ़ाया, इसलिए ये जल्द ही उसके गोलेम को बढ़ाने लगेगा, उसने माना। इसका मतलब था कि उसे अतिरिक्त स्टैबी वृक्ष मकड़ियां मिलेंगी, लेकिन साथ ही उसे ये भी मौका मिलेगा कि वो उन्हें अन्य कौशल भी सिखा सकेगी। वो वास्तव में उन्हें सिखाने के लिए कोई अन्य कौशल नहीं जानती थी, लेकिन उसके दिमाग में ये काल की समस्या थी। एक बार जब उसे पता चल गया कि वे मूल बातें सीख सकते हैं, तो वो उसे गोलेम को और अधिक कौशल सिखाने के लिए मना लेगी। वो बेल चाबुक जिसे बड़े पेड़ गोलेम जानते थे, अच्छा होगा। यह मूल गोलेम मंत्र का हिस्सा नहीं था, यह एक अतिरिक्त मंत्र था जिसे डोनी जानता था, लेकिन उसने गोलेम पर इसका प्रयोग किया था। रे को यकीन था कि मनुष्य को अपने आसपास रखने का मुख्य उद्देश्य आपको अधिक शक्तिशाली बनाना है, और इसका मतलब था कि उसे अपने लिए और अधिक अच्छे कौशल खोजने के लिए उसे राजी करना होगा। हॉक उस आखिरी बिंदु पर राय से सहमत थे। उन्हें नए कौशल या अच्छी चीजें खोजने की जरूरत थी। वे सभी अधिकतम विकास तक पहुंच रहे थे और अपने नए फायर कौशल के साथ भी हॉक को यकीन था कि वह बेहतर कर सकता है। उन्हें वास्तव में एक चमकदार चीज की जरूरत थी। काल को चमकदार चीजें मिल गईं और अब उसके पास एक ओगरे से लड़ने की ताकत थी। कुछ हद तक ये ताकत टीम में भी फैल गई थी और हॉक के पंख पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थे जब काल ने बेस्टियल स्ट्रेंथ दस्ताने पहने थे। स्किल मास्टर को बिना किसी निर्धारित लक्ष्य के हर समय सक्रिय रखना मददगार था, लेकिन उन्हें नए कौशल नहीं मिल रहे थे। वे जिन लोगों से मिले, वे सभी अकादमी कौशल के एक ही मूल सेट को जानते थे। उन्हें बेहतर राक्षसों और ऐसे लोगों को खोजने की जरूरत थी जो अन्य चीजों को जानते हों। हम यहाँ मौजूद राक्षसों के साथ काम खत्म करने के बाद और भी अच्छे राक्षसों की तलाश कर सकते हैं। हो सकता है कि उन पर अभी भी कुछ चमकदार रत्न या अन्य चीजें हों, और आपने अभी तक गोलेम को आक्रामक अनुकूलन सिखाने में पूरी तरह से महारत हासिल नहीं की है। चिंता मत करो, एक बार हमें मौका मिलने पर मैं सभी को और अधिक कौशल सिखाने का एक तरीका ढूंढूंगा, या यहाँ तक कि उन्हें विकसित होने में मदद करने का एक तरीका खोजने की कोशिश करूंगा, जैसे हॉक ने किया था जब उसे वो औषधि मिली थी। काल ने उसे आश्वासन दिया। ओह, ये भी अच्छा होगा। शायद मैं अदृश्य हो जाऊं या सुपर टिकाऊ बन जाऊं, राय ने सहमति जताई। थोर ने बख्तरबंद राय के विचार पर चुपचाप हंस दिया, लेकिन नए कौशल के बारे में सोचना मजेदार था। उसे अभी तक कोई ऐसा नहीं मिला था जो उसे पसंद हो। उसे ये भी नहीं पता था कि उसे किस तरह का कौशल पसंद आएगा। बेहतर बिजली वास्तव में कोई नया कौशल नहीं था, है ना? वो वास्तव में यही चाहता था। लेकिन रे ने कहा कि आपको मजबूत बनाने के विचार ही इंसानों के लिए हैं, इसलिए थोर ने फैसला किया कि वो काल के कुछ लेकर आने का इंतजार कर सकता है। वे शक्तिशाली बनने के सर्वोत्तम तरीकों तथा किस प्रकार उन्हें वास्तव में अच्छी चीजों की तलाश में चुपचाप निकल जाना चाहिए के बारे में चर्चा कर रहे थे, लेकिन भोजन परोसे जाने के कारण तथा उसके बाद चर्च गार्ड के उन सभी को मैदान की स्थितियों के बारे में अपनी आधिकारिक रिपोर्ट देने के लिए बुलाने के कारण वे बीच में ही चर्चा में खलल डाल दिए गए। जहां तक काल को पता था, ये बिल्कुल वैसा ही था जिसका सामना वह अपनी दूसरी तैनाती के बाद से कर रहा था, लेकिन जिसने भी तैनाती की थी उसके अनुसार ऐसा नहीं होना चाहिए था। उन्होंने सुनवाई के बाद बाहर जाने के लिए सभी बर्तन धोने और अपना सामान पैक करने में 1 मिनट का समय लिया, फिर चर्च गार्ड के साथ शिविर में वापस आ गए, जहां एक बड़े चर्च तंबू को उस स्थान के बीच में स्थापित किया गया था जिसे आमतौर पर सभा स्थल कहा जाता है। महायाजक तुरंत ही आपसे मिलेंगे। वो संबंधित पक्षों से बात करने से पहले बाहरी रिपोर्ट दाखिल करना चाहते हैं, गार्ड ने घोषणा की। काल ने इधर उधर देखा और पाया कि यहाँ कमांड टेंट की संख्या उससे कहीं ज्यादा थी जितनी उसे याद थी। बेस कमांडर के लिए एक होना चाहिए था, और शायद एक अस्थायी इकाइयों के लिए, लेकिन उनमें से ज्यादातर बेस के बाहर कैंप किए गए थे क्योंकि इसका नवीनीकरण और उन्नयन किया जा रहा था। लेकिन उनमें से कम 4 पर वरिष्ठ अधिकारियों के प्रतीक चिन्ह अंकित थे, साथ ही एक पर उच्च पुजारी का प्रतीक चिन्ह भी अंकित था। वे कल ही आए होंगे जब समूह गश्त पर था, लेकिन काल ने उन पर ध्यान नहीं दिया था। इसका मतलब यह था कि यह उनके कैप्टन के लिए अधिक कष्टकारी होने वाला था, न कि केवल एक साधारण चच जांच, जो कि आरोही रैंक के अधिकारियों के बीच विवाद की जांच थी, जो कि दोनों ही सेना में कैप्टन थे। काल, पहले हमारे साथ आओ। तुम यूनिट के स्काउट हो, इसलिए तुम्हें स्थिति की सबसे अधिक जानकारी है, गार्ड ने जोर दिया। हॉक, मुझे आशा है कि आपकी याददाश्त अच्छी है क्योंकि मैंने कोई नोट्स नहीं लिए हैं।
काल ने अपने साथी को सूचित किया। थोर से बात करो, उसे सब कुछ क्रम से याद है। काल आज से ही अपने नोटपैड का इस्तेमाल जरूर कर रहा था। उसे अंदर आने से पहले टेसा के नोट्स उधार ले लेने चाहिए थे। लेकिन अब वो तंबू में था, 4 कर्नल और एक उच्च पुजारी के समूह के सामने, जो एक मेज के पीछे बैठे थे, जिस पर जग लिखा था, जो जज एडवोकेट जनरल के विभाग का संक्षिप्त नाम है, जो सेना का कानूनी अधिकार है। वापस लौटने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। आरोही अभिजात वर्ग काल वर्ग पदनाम बीस्ट मास्टर है, जो पहले कभी न देखे गए चिन्ह के लिए एक नया पदनाम है। यहाँ लिखा है कि आप सैन्य इकाई के लिए संलग्न स्काउट की भूमिका निभा रहे हैं। क्या ये सही है? काल के दूर बाईं ओर बैठे वृद्ध कर्नल ने पूछा जब काल वक्ता के बूथ पर गया। यह सही है। और क्या आप हमें इस क्षेत्र की स्थिति का एक सिंहावलोकन दे सकते हैं, एक अभिजात वर्ग के रूप में आपकी पेशेवर राय में? आदमी ने पूछा। मैं कहूंगा कि सामान्य श्रेणी के राक्षस कुछ कम बार आते हैं, हालांकि हम बड़े पैमाने पर गॉब्लिन के झुंडों से मिले हैं। जागृत श्रेणी के राक्षस और हॉबगोब्लिन अधिक बार आते हैं, और हमारी लगभग 1/3 मुठभेड़ें केवल आरोही श्रेणी के राक्षसों से ही होती है। मेरी टीम गश्ती दल के साथ मजबूत समूहों के लिए है, लेकिन पिछले 2 दिनों में हमें कुल 12 कमांडर रैंक के राक्षस भी मिले हैं। कल एकत्र किए गए सिर चच के अनुरोध पर सबूत के तौर पर शिविर में वापस लाए गए थे। स्थिति नियंत्रण में प्रतीत होती है, क्योंकि शक्तिशाली राक्षसों की संख्या में दैनिक आधार पर वृद्धि नहीं हो रही है। लेकिन जब से मैं यहां और क्षेत्रीय कमान स्थान के बीच तैनाती से आया हूं, तब से सीमित समय में इसमें उल्लेखनीय कमी भी नहीं आई है। कर्नल ने सिर हिलाया। क्या आप इस क्षेत्र के लिए आधिकारिक खतरे के आकलन से अवगत हैं? काल ने अपना सिर हिलाया। नहीं, सर, लेकिन मैं आधिकारिक स्काउटिंग रिपोर्ट से अवगत हूं। हालांकि उनका दायरा कुछ हद तक सीमित है, क्योंकि वे जोन के किनारों तक नहीं फैले हैं। अधिकारी पन्ने पलट रहे थे, जबकि उच्च पुजारी नोट्स बना रहे थे, और फिर दाईं ओर से दूसरे व्यक्ति ने एक पृष्ठ की ओर इशारा करते हुए काल से एक प्रश्न पूछा। आधिकारिक रिपोर्ट में कहा गया है कि अग्रिम निगरानी चौकी के स्काउट्स द्वारा पाया गया है कि निम्न जागृत रैंक से ऊपर कोई खतरा नहीं है। क्या आप कहेंगे कि यह सही है? काल ने भौहें सिकोड़ी। एक तरह से, वो स्काउटिंग रिपोर्ट केवल एक को कवर करती है। शिविर से किलोमीटर की दूरी पर, उस दूरी में, राक्षस घनत्व वास्तव में केवल सामान्य रैंक और निम्न जागृत रैंक के गोबलिन और हॉबगोबलिन से बना है। लेकिन एक बार जब आप उस दूरी से आगे निकल जाते हैं जो प्रति घंटे गश्ती मार्ग के भीतर है, तो होशियार राक्षस अधिक आम हो जाते हैं। उन सबने और अधिक नोट्स बनाए, और फिर महायाजक ने अपना प्रश्न पूछा। कल रात आपके उच्च पद से आपकी टीम ने आज निपटने के लिए संभावित खतरों के रूप में क्या पहचाना? कैंप से 5 और 7 किलोमीटर की दूरी पर क्रमशः आरोही राक्षसों के 2 समूह डेरा डाले हुए हैं। अज्ञात ताकत वाले घूमते हुए होबोग्लिन के 4 समूह हैं, जिनकी संख्या एकल अंकों और कम से कम किशोर में है, और दिग्गजों की एक जोड़ी, संभवतः एक संभोग जोड़ा। ओह, साथ ही एक वार्बिय मांद, लेकिन इसे खत्म करने की सूची में नहीं है, क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से राक्षस आबादी को नियंत्रित करते हैं। काल ने उत्तर दिया। एक क्लर्क ने उसे जोन का नक्शा लाकर दिया और काल ने वो सब कुछ भर दिया जो उन्होंने पाया था और जिसे खत्म करने का समय नहीं था, साथ ही जो उन्होंने कल रात दैनिक स्पॉन के दौरान पाया था, थोर की मदद से, जिसे वास्तव में याद था कि उन सभी को आखिरी बार कहाँ देखा गया था। काल ने क्लर्क को वापस देने से पहले नक्शे पर 20 से अधिक स्थान डालने में कामयाबी हासिल की। धन्यवाद, एलिट, आपकी जानकारी दर्ज कर ली गई है। उच्च पुजारी ने घोषणा की। काल को बर्खास्त कर दिया और क्लर्कों को एक और गवाह लाने के लिए भेजा। जब तक न्यायाधिकरण ने उन सभी लोगों के साथ बातचीत समाप्त की जिन्हें वे गवाहों के रूप में बुलाना चाहते थे, तब तक दोपहर का भोजन लगभग हो चुका था। इसलिए उन्होंने बेस कमांडर और कैप्टन के साथ अंतिम 2 साक्षात्कारों को भोजन के बाद के लिए स्थगित कर दिया। इससे उस दिन उचित गश्त पूरी होने की लगभग सभी संभावनाएं समाप्त हो गईं, और इसका मतलब था कि अगले दिन खतरनाक राक्षसों की संख्या दोगुनी हो जाएगी, क्योंकि काल की टीम उनसे निपटने के लिए वहां नहीं होगी। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब कोई भी उन्हें चुनौती नहीं दे रहा था, तो संभावना थी कि बड़े राक्षस एकजुट होकर बेस पर आक्रमण करना शुरू कर देंगे। लेकिन शिविर में बहुत कम लोग वास्तव में इस बात से चिंतित थे कि एक दिन के लिए अपनी निकासी ड्यूटी बंद करने से क्या परिणाम होंगे। वे सभी जानना चाहते थे कि यह नाटक कैसे चलेगा, और क्या दिन के अंत में कोई नया बेस कमांडर होगा। अगर ऐसा होता, तो उन्हें उम्मीद होती कि नए आदेश आने वाले हैं, और वे कल उन्हें पूरा करने के लिए नियमित दिनचर्या पर भरोसा नहीं कर सकते थे। भले ही बेस कमांडर को हाई प्रीस्ट द्वारा सिर्फ निंदा की गई हो, लेकिन न्यायाधिकरण के अधिकारी निकट भविष्य में उसकी गर्दन पर तलवार लटकाए रहेंगे,
और इसका मतलब नए कमांडर की तुलना में और भी अधिक अराजकता होगी। कल जब राक्षसों के सिरों का ढेर बेस में लाया गया तो उन सभी को एहसास हो गया था कि उनकी गश्ती सीमा के बाहर कुछ बहुत बुरी तरह से गलत हो रहा है, लेकिन उनमें से अधिकांश को इसका विवरण नहीं पता था। हालांकि उन्हें कैप्टन और बेस कमांडर के बीच हुए विवाद के बारे में पता था। मिलिट्री चाव हॉल में दोपहर का भोजन एक निराशाजनक भोजन था, जिसमें डिब्बे से लेकर सब कुछ था और ताज़ा भोजन लाने के लिए रसोई के काम के लिए कोई पादरी नियुक्त नहीं था। काल निश्चित नहीं था, लेकिन हमेशा मौजूद चावल और बीन्स वास्तव में यहाँ पर परोसे जाने वाले भोजन से बेहतर हो सकते हैं। लोट्स को भी ऐसा ही महसूस हुआ होगा क्योंकि काल ने उसे अपनी हर खाने की चीज में मसाले डालते देखा था, जिसमें चाय भी शामिल थी। इतने छोटे जीव के लिए पादरी ने आश्चर्यजनक मात्रा में खाया, लेकिन फिर भी वह खाना खत्म होने से पहले ही खत्म हो गई और सकस शुरू होने का इंतजार करने लगी। अगले 1 घंटे में अंतिम निर्णय लिए जाएंगे और उन्हें पता चलेगा कि उन्हें दोपहर में गश्त करनी है या अपने कैप्टन को खोने के बाद अपनी टीम को फिर से संगठित करना है। इस बात की बहुत कम संभावना थी कि उन्हें अपने अधिकारी के बिना भेजा जाएगा, लेकिन काल के समूह को किसी अन्य इकाई में फिर से नियुक्त किया जा सकता था, जबकि उनके साथ वाली इकाई को तब तक बेस ड्यूटी पर रखा जाता था जब तक कि उन्हें कोई नया अधिकारी नहीं मिल जाता। गोल्डन ड्रैगन राष्ट्र की सेना अधिकारी रैंक के मामले में काफी लचीली थी, क्योंकि वे ज्यादातर उपलब्धियों पर आधारित थे। इसलिए आप इस तरह की स्थितियों का सामना कर सकते थे, जहां एक लेफ्टिनेंट के बजाय एक कैप्टन पुरुषों की एक टुकड़ी का नेतृत्व करता था, लेकिन एक अधिकारी के बिना कोई भी कहीं नहीं जा सकता था। किसी ने तंबू को ध्वनिरोधी बना दिया था, इसलिए बाहर इंतजार कर रहे सभी लोग केवल अनुमान ही लगा सकते थे कि बेस कमांडर और कैप्टन को अंदर बुलाए जाने के बाद क्या हुआ होगा, लेकिन उन्हें वापस बाहर आने में पूरा 1 घंटा लग गया। कैप्टन, जिसकी वर्दी का प्रतीक चिन्ह पहले ही सजा की स्थिति को दर्शाने के लिए लाल रंग में बदल दिया गया था, अब 1 सेकंड लेफ्टिनेंट की चांदी की पट्टी पहने हुए था, साथ ही सजा के तहत एक अधिकारी की लाल पट्टियां, जबकि बेस कमांडर अब कोई भी सैन्य रैंक नहीं पहन रहा था। उसका कोट और टोपी उतार दी गई थी और वो जग अधिकारियों के साथ उस हेलीकॉप्टर तक जा रहा था जिसमें वे 1 दिन पहले आए थे। पूर्व कैप्टन, जो अब लेफ्टिनेंट है, उच्च पुजारी के पास प्रतीक्षा कर रहे थे जब वे आधिकारिक घोषणा करने की तैयारी कर रहे थे तथा बोलने से पहले भीड़ के शांत होने का इंतजार कर रहे थे। ध्यान दें, हमारा निर्णय हो चुका है। अगले 7 दिनों में बेस को नया कमांडर मिल जाएगा। उस समय तक मैं यहीं रहूंगा और चर्च गार्ड इस अग्रिम चौकी का प्रशासन संभालेगा। साथ ही अधिकारी के खिलाफ हिंसा भड़काने के अपराध के लिए कैप्टन से सेकंड लेफ्टिनेंट के पद पर पदावनत करने का आदेश दिया गया है और अब यह मामला सुलझ गया माना जा रहा है। ड्रैगन, आप सभी के जीवन पर कृपा करें। ये भाषण अपेक्षा से बहुत छोटा था, लेकिन उनके पास अभी भी केवल 5 घंटे थे, इससे पहले कि फिर से अंधेरा हो जाए और आज रात किसी समय एक स्पॉन होगा जो राक्षसों की संख्या को एक बार फिर बढ़ा देगा। लेफ्टिनेंट ने अपनी टीम को इकट्ठा होने का इशारा किया, फिर काल के समूह को उसके साथ आने का। वे सवालों की बाढ़ आने से पहले बेस से भागने वाले थे और कुछ काम निपटा लेना चाहते थे, इससे पहले कि उन पर बेस कमांडर के दोस्तों द्वारा काम में ढिलाई बरतने का आरोप लगाया जाए। उसके साथ क्या हुआ, इस बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन बिना वर्दी के जाने से इस बात की पूरी संभावना थी कि या तो उसका कमीशन छीन लिया गया होगा या फिर उसे जेल जाना पड़ा होगा। इनमें से कोई भी बात हाल ही में पदावनत हुए लेफ्टिनेंट को उन लोगों के बीच खास लोकप्रिय नहीं बनाती जिन्होंने बेस कमांडर के कार्यों का समर्थन किया था। इससे पहले कि कोई भी उनके इरादों को समझ पाता, वे बेस से बाहर निकल चुके थे और काल ने सबसे बड़े खतरों के स्थान की पुष्टि करने के लिए हॉक को ऊपर भेजा। आज मुझे कोई कमांडर नहीं दिख रहा है, लेकिन हमारे सामने कई आरोही खतरे हैं, साथ ही हॉबगोब्लिन के कुछ खतरनाक समूह भी हैं। हमें काम पूरा करने के लिए तेजी से काम करना होगा, लेकिन रात होने से पहले हमें कम से कम झील की ओर पश्चिमी भाग को साफ करने में सक्षम होना चाहिए। काल ने बताया कि जब हॉक उचित रिपोर्ट देने के लिए काफी ऊपर पहुंच गया था। कल सुबह झील में एक अच्छी डुबकी किसी को परेशान नहीं करेगी। स्काउट काल, आगे बढ़ो। लेफ्टिनेंट हंसा। यह उनके लिए बिल्कुल सही होगा। रात भर बाहर रहना, अभी भी अपना काम करना और बेस पर वापस आने से पहले एक अच्छी गर्म तैराकी। दोपहर के शेष समय में हॉक ने उन्हें छोटी छोटी किंतु तीव्र लड़ाइयों के बीच आगे बढ़ाया तथा झील की ओर बढ़ता रहा, जबकि समूह ने रेडियो पर लगातार हो रही बातचीत को अनदेखा कर दिया, क्योंकि गश्ती दल उच्च पुजारी द्वारा दिए जा रहे आदेशों के अनुसार खुद को ढालने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उन्हें पता होना चाहिए था कि वो उन पर कोई दया नहीं करेगा। वो एक बूढ़ा आदमी था और सीरम इंजेक्शन द्वारा अभिजात वर्ग के निर्माण से पहले वो दशकों से राक्षसों के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व कर रहा था।
जब उनके पास अपने हथियारों और कवच को मंत्रमुग्ध करने के लिए टैसा जैसा एक पादरी था, युद्ध के दौरान जब वे अन्यथा पूरी तरह से मानव सैनिकों को अलौकिक के खिलाफ भेजते थे, तो वह पहले से ही एक उच्च पुजारी था, जो देवताओं की इच्छा पूरी करता था और यह सुनिश्चित करता था कि गोल्डन ड्रैगन राष्ट्र समृद्ध हो। उनकी शिकायतें कि वे इन राक्षसों को नहीं हरा सकते, अनसुनी हो गईं। वे कर सकते थे और वे करेंगे। उन्हें बस किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो उन्हें सिखाए कि कैसे, और चर्च गार्ड उन्हें सिखाने के लिए खुश था। वे सभी सैन्य देवताओं से थे, जो अधिकतर चर्च की मुख्य शाखा से थे, और वे हथियारों को उन्नत करने का कौशल जानते थे, जैसा कि पादरी वर्ग के पास हमेशा से था। टेसा भी ऐसा ही कर सकती थी, लेकिन बढ़ी हुई ताकत और गति की बुनियादी खूबियों के अलावा उसने ज्यादातर थोर को ही बेहतर बनाया, क्योंकि वह अकेला ऐसा था जो नजदीक से और व्यक्तिगत रूप से लड़ सकता था। वह राय को भी कर सकती थी, लेकिन प्रभाव सीमित थे और अवधि कम थी, इसलिए उसे इसे ताज़ा करने के लिए समूह में वापस लौटना पड़ा, और यह मकड़ी के लिए बहुत कष्टप्रद था, जो लड़ाई का समय आने तक छिपना पसंद करती थी। झील ठीक सामने है, राक्षसों का कोई बड़ा समूह नहीं है, और पानी में कोई राक्षसी मछली नहीं है। उन्हें बताएं कि शिविर लगाने के लिए सबसे अच्छी जगह किनारे से 30 मीटर और झील तक जाने वाले रास्ते से 100 मीटर उत्तर में है। वहां एक अच्छी जगह है जो गीली नहीं है। हॉक ने सूरज ढलने से ठीक पहले अपडेट किया। अच्छी खबर है, हमें अपना कैंपिंग स्थल मिल गया है। हॉक का कहना है कि यह सूखा, समतल और राक्षसों से मुक्त है। काल ने समूह को सूचित किया। सभी थके हुए मुस्कुराए। उन्होंने आज शिकार करने के लिए कड़ी मेहनत की थी, और उन्हें पता था कि कल उन्हें बहुत पैदल चलना पड़ेगा। काल ने जब पहली बार वहां पहुंचे तो झील के पानी का परीक्षण किया और पाया कि पानी ताज़ा और ठंडा था, हालांकि बहुत ज्यादा ठंडा नहीं था, साथ ही काफी हद तक साफ था, जो सुबह के समय तैराकी के लिए बहुत अच्छा था। साफ सफाई थोड़ी तंग थी, लेकिन वह किसी भी तरह पेड़ों की कतार के साथ अपना घर बसाना चाहता था, ताकि वो रे को फिर से जमीन पर सोने के बजाय झूला बनाने के लिए कह सके। उनका एक बड़ा टेंट इतना भी बुरा नहीं था, लेकिन अगर विकल्प दिया जाए तो जमीन पर न होना बेहतर होगा। अगली सुबह टेसा और लोट्स ने सैन्य दल के चिकित्सक के साथ मिलकर सभी के लिए एक बड़ा नाश्ता बनाया, जबकि शेष दल ने झील में तैराकी की। अंडरशर्ट और मिलिट्री द्वारा जारी किए गए बॉक्सर ब्रीफ उस समय फैशन में थे। पानी में मस्ती करते हुए जरूरी सामान साफ करते थे। जादूगरों ने वादा किया था कि जब वे बाहर निकलेंगे तो हवा के जादू से सभी को सुखा देंगे, इसलिए अभी के लिए आराम करने का समय था। खाना पकाने के बाद चिकित्सकों ने उनके साथ जगह बदल ली और पानी में तैरते हुए खाना खाया। पहले तो यूनिट ने सोचा कि उन्हें इस सौदे में बेहतर हिस्सा मिला है, लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि नाश्ता पकाने की तुलना में शिविर तोड़ने में अधिक समय लगता है। काल को अपने कैंप के हिस्से को अलग करने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल करना पड़ा, क्योंकि राय ने उनके सोने के लिए ट्रिपल बंद झूला बनाया था, लेकिन जाल इतना मजबूत था कि सामान्य चाकू से उसे काटना संभव नहीं था। अगर वो इतना जोर लगाता तो वह पेड़ को ही काट देता। आप विचारों में खोए हुए लग रहे हैं, सार्जेंट रीटा ने देखा जब काल ने झूलों को लकड़ियों के चारों ओर लपेटा और उन्हें अपने बैग में बांध दिया। आज सोचने के लिए बहुत कुछ है। हर कोई लगभग पूरी तरह से विकसित हो चुका है, और अब समय आ गया है कि उन्हें कोई नया कौशल या आगे बढ़ने का कोई तरीका ढूंढना चाहिए। उनके लिए मानसिक स्थान लगभग पूर्ण हो चुका है, और यह राय को बिना किसी परेशानी के आरोही रैंक में पहुंचा देगा। लेकिन उसके बाद मैं तब तक फ्लैट लाइन में रह सकता हूं जब तक कि मैं कोई दूसरा पालतू जानवर न ले लूं, या इन 3 स्टूज को उनके विकास के धीमे हिस्से को छोड़ने में मदद न करूं, काल ने समझाया। रीता ने सिर हिलाया। हाँ, मैंने यहां आने से पहले ही यही समस्या देखी थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे इतनी दूर तक पहुंच जाएंगे और फिर फंस जाएंगे। अभी आपको वास्तव में प्रशंसा की जरूरत है। कमांडर रैंक की हत्याओं पर ये सभी सहायताएं वास्तव में जुड़ती हैं, और संचित अंकों के साथ हम सरकारी विश्वविद्यालय की आनुवंशिक अनुसंधान प्रयोगशाला में जा सकते हैं। वे हमेशा किसी न किसी चीज पर काम कर रहे होते हैं, और उनके पास इस बात का सुराग हो सकता है कि जानवरों को कैसे विकसित किया जाए। इसके अलावा ये शुद्ध भाग्य है, या अपने आप पर गहन शोध करना है कि उनके लिए कुछ ऐसा खोजने की कोशिश करें जो उनके लिए काम करेगा। हमने हॉक के लिए एक रास्ता खोज लिया, और इससे उसे एक पूर्ण रैंक मिली, इसलिए एक मौका है कि हम दूसरों के लिए भी कुछ खोज सकें। शायद थोर के लिए बिजली आधारित संसाधन उसकी शक्ति को बढ़ाने में मदद करेगा। जहां तक राय की बात है, मुझे अब यकीन नहीं है कि वह जादूगर प्रकार की सहायक सेनानी बनने के संकेत दे रही है। मुझे लगता था कि उसकी आक्रमण शक्ति और स्थायित्व को बढ़ाने के लिए योद्धा संसाधन सबसे अच्छे होंगे, लेकिन पहला अतिरिक्त कौशल जो उसने सीखा वो था ट्री गोलम्स। यह उस प्रजाति के बारे में मेरी जानकारी से मेल नहीं खाता,
इसलिए संभावना है कि हम उन्हें बिल्कुल भी नहीं समझते हैं। रे ने अपनी आराम की जगह पर अपनी आंखें घुमाईं। बेशक उसे गलत समझा गया था। अंधेरे के रास्ते या ब्लडबैथ स्पाइडर की शुद्ध सुंदरता को कौन समझ सकता है? मनुष्यों में उसकी प्रकृति की सही तरह से सराहना करने के लिए पर्याप्त महिमा की भावना का अभाव था। काल ने उसे कुछ देर तक अपनी महानता के बारे में बोलने दिया, जबकि वो शिविर का सामान पैक कर रहा था, और फिर यूनिट उन पहले लक्ष्यों की ओर जाने के लिए तैयार हो गई जिन्हें हॉक ने उस सुबह देखा था। हमें पहले दूसरी यूनिट से मिलना चाहिए, वे हमारे साथ ओग्रेस से लड़ना चाहेंगे, हॉक ने सुझाव दिया। काल ने लेफ्टिनेंट को सूचना दी और उसने यूनिट को आगे बढ़ने के लिए कहा। दूसरे समूह ने दो पहाड़ियों के बीच एक खोखले में डेरा डाला था। उन्हें यह एहसास नहीं था कि दोनों पहाड़ियों में गुफाओं में ओग्रेस रहते थे। दोनों में से कोई भी प्रवेश द्वार खोह की ओर नहीं था, लेकिन ओग्रेस को यह समझने में अधिक समय नहीं लगा कि उनकी मांद के ठीक बगल में कोई है। मुझे नहीं लगता कि वे हमारे साथ ओग्रेस से लड़ने जा रहे हैं जब तक कि हम जल्दी नहीं करते, हॉक ने समूह के आगे बढ़ने के तुरंत बाद अपडेट किया। और ऐसा क्यों है? काल ने पूछा। ओग्रेस अब जाग गए हैं। अगर हम 5 मिनट में वहां नहीं पहुंचे तो गश्ती दल पूरी तरह से खा जाएगा। हमारे पास 5 मिनट का समय है, इससे पहले कि राक्षस गश्ती दल को ढूंढकर खा जाएं, काल ने बताया। इससे सभी लोग दौड़ने लगे। टेसा और एलिस थोर की पीठ पर सवार थे, जबकि लोट्स रेशम की एक छोटी सी रस्सी का उपयोग करके पेड़ों के बीच से राय को ले जा रहा था। सैन्य इकाई एक साथ रह रही थी और सार्जेंट रीटा उनके साथ तालमेल बनाए रखने के लिए डाना में शामिल हो गई थी, लेकिन लड़ाई के लिए अन्य अभिजात वर्ग का होना ही पर्याप्त था। गश्ती दल को अपने साथ कम से कम एक उच्च श्रेणी के अभिजात वर्ग की आवश्यकता थी, और वो सार्जेंट रीटा थी, जबकि दाना ने पेड़ों के बीच से शेरों के उड़ान भरने से पहले थोर पर चढ़ने का मौका खो दिया। युवा जादूगरनी ने निराशा में अपना सिर हिलाया और सैन्य गश्ती दल के साथ साथ दौड़ने लगी, और रीता ने सांत्वना देते हुए उसके कंधे पर थपथपाया। अगर आपको लिफ्ट चाहिए तो आपको जल्दी चलना होगा। इस बार हम दोनों बहुत दूर थे, लेकिन अगली बार तो मौका मिलेगा ही, उसने कहा। दाना ने मुस्कुराकर अपना सिर हिलाया। अगर तुम इतनी तेजी से नहीं चल सकते कि तुम हमें पकड़ सको, तो मेरे पास कोई मौका नहीं है। यहां तक कि एलिस भी सिर्फ इसलिए चढ़ी क्योंकि वे लगभग उसके ऊपर चढ़ गए थे। लेफ्टिनेंट ने दो झगड़ते हुए कुलीनों पर ठहाका लगाया। काल के वर्णन के अनुसार उन्हें अभी 1 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करनी थी, और यूनिट को वहां पहुंचने में 5 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए था। लेकिन अगर ओग्रेस उस यूनिट पर हमला करने वाले थे जो अभी भी आधी नींद में थी और गार्ड ड्यूटी पर सुस्त थी, तो उनके लिए अभी भी बहुत देर हो चुकी थी। काल और अन्य लोग ठीक समय पर उस स्थान पर पहुंच गए, क्योंकि हॉक ने शिविर को जगाने के लिए ओग्रेस पर आग के गोले बरसाने शुरू कर दिए थे और इतना शोर मचाया था कि उन्हें पता चल जाए कि वे मुसीबत में हैं। समस्या ये थी कि यह आरोही ओग्रेस का एक समूह था और उनकी टीम में केवल एक आरोही सदस्य था। समूह के आधे लोग सो रहे थे या उनींदे थे, इसलिए वे उचित रक्षात्मक गठन का प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे। तार्किक रूप से उनका समूह इन राक्षसों को हरा सकता है, लेकिन इसके लिए टीम वर्क और रणनीति की आवश्यकता होगी। यह वह योजना नहीं थी जो काल और अन्य लोगों ने बनाई थी, क्योंकि एक लाइटनिंग सेरो शिविर के किनारे से गुजरा और एलिस ने काल की पीठ से छलांग लगाकर उसकी बाहों में आराम से उतर गई। रे ने स्पाइडर गोलम्स को बुलाया था और घात लगाए शिविर में स्थिति पूरी तरह से अराजकता की थी। ये समझने में असमर्थ थे कि वे जानवर ओग्रेस और भाड़े के अभिजात वर्ग के बीच लड़ाई के बीच क्यों फंस गए थे। उनके दिमाग में वे बस गलत समय पर गलत जगह पर थे, लेकिन वे पूरी रात यहां रहे थे और ओग्रेस के इतने करीब होने के कारण उन्हें धीरे धीरे एहसास हो रहा था कि सही समय पर काम करने से ही उनका दिन बच गया। एलिस की आवाज पूरे इलाके में गूंज उठी जब उसका गोलेम युद्ध में उतरा। सुप्रभात देवियों और सज्जनों, जैसा कि आप देख सकते हैं, आज सुबह एक भी अलार्म बजने के बिना आपके शिविर तक 30 मीटर की दूरी पर पहुंच गए थे। वास्तव में आपने जंगल में एक उग्र लाइटनिंग सेरो को अपनी दिशा में आक्रमण करते हुए भी नहीं देखा। रात की निगरानी के लिए यह स्वीकार्य अभ्यास नहीं है। यदि आप कृपया अपने टीम लीडर को मेरे पास लाएंगे तो मैं उनसे बात करना चाहूंगा, जबकि मेरी टीम ओग्रे खतरे से निपटेगी। टीम लीडर ने अपनी आंखों से नींद पोंछी और अपना कवच सीधा करने की कोशिश की। तभी एलिस चिल्लाने लगी। ये समूह एक गड़बड़ था और वे लगभग सचमुच एक गड़बड़ थे, अगर एलिस और अन्य लोग ओग्रेस को रोकने के लिए नहीं आए होते। लेकिन अब जब पहला समूह नीचे गिर चुका था तो वहां और अधिक राक्षस आ रहे थे, जो लड़ाई की आवाज और खून की गंध से आकर्षित थे। यूनिट के बाकी लोग लगभग मौके पर पहुंच चुके थे,
और एक अन्य सैन्य इकाई के आने से यह शिविर एक क्रोधित कमांडर रैंक एलिट की तुलना में कहीं अधिक तेजी से आकार ले रहा था। पिछले दिन सभी ने नए आदेश सुने थे, यहाँ तक कि काल के समूह ने भी। हालांकि उन्होंने रेडियो को धीमा रखा था ताकि अन्य सैन्य आंदोलनों और युद्ध आदेशों की खबर से उनका ध्यान भंग न हो। कल से बेस छोड़ने वाले प्रत्येक व्यक्ति के साथ एक चर्च गार्ड था, इसलिए ये टीम कम से कम 2 दिनों से मैदान में थी, जो असामान्य था क्योंकि शिविर अधिक आरामदायक था और गश्ती क्षेत्र सीमित था। इस गश्ती दल का नेतृत्व कर रहे कैप्टन को वास्तव में राहत महसूस हुई जब उन्होंने देखा कि आने वाले समूह का अधिकारी एक लेफ्टिनेंट था, जो लाल पट्टियों के साथ निंदा के घेरे में था। लेकिन कुछ सेकंड के बाद उन्हें एहसास हुआ कि वह लेफ्टिनेंट कौन था, और वह सारा सहज व्यवहार जो वो दिखाने की कोशिश कर रहा था, गायब हो गया। लेफ्टिनेंट, ओगरे खतरे को समय पर रोकने के लिए आपका धन्यवाद। मेरे लोग आपकी टीम के ऋणी हैं, उन्होंने कहना शुरू किया। आप इसे बचा सकते हैं। मेरी टीम अभी भी ओग्रेस के दूसरे समूह को खत्म कर रही है जिसे आपकी टीम ने आज सुबह आते नहीं देखा। मैं आप पर चिल्लाने वाला नहीं हूं, लेकिन मैं आपको चेतावनी दे दूंगा कि एक चर्च गार्ड या तो आपके शिविर में लौटने का इंतजार कर रहा है या आपसे मिलने के लिए पहले से ही बाहर आ रहा है। उनके आने से पहले ही अपने सारे प्रोटोकॉल तैयार कर लेना बुद्धिमानी होगी, क्योंकि उच्च पुजारी एक पुराने स्कूल के युद्ध पुजारी है और उनकी टीम अभिजात वर्ग को सहलाने में विश्वास नहीं करती है। लेफ्टिनेंट ने उत्तर दिया। निश्चित रूप से वे सैन्य अधिकारियों से नेतृत्व नहीं छीनेंगे, कैप्टन ने पुष्टि के लिए एलिस की ओर देखते हुए पूछा, क्योंकि वो उपस्थित सबसे मजबूत व्यक्ति थी। एलिस ने अपना सिर हिलाया। उन्होंने पहले ही ऐसा कर लिया है। जज एडवोकेट जनरल के कार्यालय ने चर्च से इस क्षेत्र को फिर से बेहतरीन स्थिति में लाने के लिए कहा है, और उनके द्वारा चुने गए उच्च पुजारी का इरादा बिल्कुल यही करने का है। कैप्टन इस खबर से हताश दिखे। पुरानी व्यवस्था के तहत अभिजात वर्ग से पहले सैनिकों को संभावित शहीदों के रूप में सम्मानित किया जाता था, क्योंकि जीवन प्रत्याशा बहुत खराब थी और आधे से ज्यादा सैनिक 5 साल की सेवा अवधि के बाद वापस नहीं आ पाते थे। लेकिन अब उनके जैसे अभिजात वर्ग के लोग न्यूनतम काम करके आराम से काम चला रहे थे और इस तरह से गौरव और पदोन्नति प्राप्त कर रहे थे। काल ने ओग्रेस के दूसरे समूह को समाप्त कर दिया और टेसा ने एक शव के नीचे से एक चमकता हुआ जादुई रत्न निकाला। मुझे कुछ दिलचस्प मिला है, मुझे अनुवाद करने के लिए एक पल दीजिए। यह ओग्रे या ऑग गॉब्लेडिगुग बकवास में है, उसने समझाया। काल को तो ये भी पता नहीं था कि उसके हाथ में रखे क्रिस्टल पर कुछ लिखा हुआ था, लेकिन जब उसने उस पर प्रकाश का जादू डाला तो मणि ने थोर के तराजू के हरे रंग के विपरीत लाल अक्षरों का एक समूह बना दिया, और पादरी ने धीरे धीरे उस लेखन को समझना शुरू कर दिया। ये ज्ञान का रत्न है। ये जादूगरों को अपने मन को अधिक तेजी से ताज़ा करने में मदद करता है, लेकिन यह ओग्रेस के लिए बेकार है। उन्होंने इसे इसलिए रखा होगा क्योंकि यह चमकदार है, टेसा ने समझाया। ये वास्तव में ओग्रेस के लिए समझ में आता है, लेकिन मणि पादरी के लिए भी अच्छा होना चाहिए। आप भी इसे अपने पास रख सकते हैं। किसी समय हमें उन सभी बफ और उपचार की आवश्यकता होगी जो आप हमें दे सकते हैं। लेकिन बफ और हीलिंग की बात करें तो रे और लोट्स कहाँ है? मुझे पता है कि मैंने उन दोनों को पहले लड़ते हुए देखा था, लेकिन वे फिर से चले गए हैं। काल ने लापरवाही से टिप्पणी की, शायद वो बस उसके अंधे स्थान पर खड़ी थी। कौन जानता है, वे शायद जंगल में कुछ मजेदार खोजने के लिए भटक गए होंगे। मैं कसम खाता हूं कि वो लड़की आधी जंगली है, टेसा ने आह भरी। काल ने मन ही मन रे को जांचा और पाया कि वो समूह से लगभग 50 मीटर दूर एक पेड़ पर थी, जहां उसने और लोट्स ने एक विशेष रूप से दिलचस्प फूल पाया था, जो पादरी को उसकी किसी भी प्रशिक्षण सामग्री में नहीं मिला था। प्रकृति पादरी के रूप में वो वनस्पति विज्ञान के बारे में बहुत कुछ जानती थी, इस विषय के अधिकांश डॉक्टरेट छात्रों से भी अधिक। यह उसकी देवी की ओर से एक उपहार था, लेकिन वो अभी भी इस फूल को पहचान नहीं पा रही थी, और यह उसे परेशान कर रहा था। इसलिए वह राय को इसे जांचने और नोट्स बनाने के लिए लेकर आई थी, जबकि अन्य लोग लोगों वाली चीजें कर रहे थे, जैसा कि राय ने उन्हें बताया था। जबकि समूह के नेताओं के बीच तनावपूर्ण चर्चा चल रही थी और लोट्स अपना समय उस फूल के विवरण में व्यस्त थी, जिसे राय छीनकर बाद में अपने स्थान पर रखने का इरादा रखती थी, सुस्त टीम की सबसे बुरी आशंकाएं सच हो गईं। उन्हें सौंपा गया चर्च गार्ड गश्त पर सैनिकों के एक और समूह के साथ आया था। इतना ही नहीं, वे काल के समूह के साथ आए सैनिकों के लिए एक चर्च गार्ड पर्यवेक्षक को भी साथ लाए थे, जो एक मनोरंजक दृश्य साबित हुआ, क्योंकि वो पहले से ही उन सभी को जानता था। एलीट काल, आपने प्रकृति पादरी को कहाँ रखा है? दूसरों ने कहा कि वह आपकी मकड़ी के साथ भाग गई, गार्डमैन ने उत्सुकता से पूछा जब वह पास आया। उसकी मुस्कुराहट से पता चल रहा था कि यह कोई आरोप नहीं था,
और वह एक उन्नत श्रेणी का पादरी भी था, इसलिए इस बात की पूरी संभावना थी कि वह उसे व्यक्तिगत रूप से जानता था। लोट्स जंगल में मिले फूलों की जांच कर रहा है, इसमें कुछ दुर्लभ है। वे अंततः वापस आएंगे, या अगर कोई लड़ाई होती है तो मैं उन्हें बुला लूंगा। वे हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहते हैं, काल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। जब तक आपको पता हो कि वे कहाँ हैं और कोई उनकी रक्षा कर रहा है, ताकि अगर कोई राक्षस उन पर हमला करने की कोशिश करे तो वे सुरक्षित रहें। प्रकृति के पुजारियों को बिना देखरेख के घूमने नहीं देना नीति है, उन्होंने जवाब दिया। टेसा ने जिस तरह से ये कहा, उस पर उसे हंसी आ गई। दिशा निर्देशों में ये सिफारिश की गई थी कि आपको किसी भी समूह के सदस्य को अकेले और समूह की नजरों से दूर नहीं रखना चाहिए, लेकिन नेचर क्लैरिक्स की एक बुरी आदत थी कि वे दूर चले जाते थे। रे चर्चगार्ड ने कहा है कि स्पाइडर गोलम्स को अपने और लोट्स के साथ रखें, ताकि अगर कोई आप पर हमला करने की कोशिश करे तो वह आपके काम आ सके। काल ने भटकी हुई मकड़ी को सूचित किया। समझ गया। राय ने जब एक और जोड़ी को बुलाया तो दोनों गोलेम गायब हो गए, और सैनिकों के दूसरे समूह ने यह देखने के लिए देखा कि उन्हें किसने हटाया था। अद्वितीय गोलेम की संख्या अभी भी जादूगरों की संख्या के बराबर थी जो मंत्र का उपयोग कर रहे थे, इसलिए उनमें से कोई भी यह नहीं समझ पाया कि आखिरी जोड़ी कहां से आई थी। हॉक, हमारी स्थिति क्या है? निकटतम समूह कहाँ है और उनकी ताकत क्या है? हमारे पास इस क्षेत्र में बहुत सारे गश्ती दल हैं, इसलिए हमें उन्हें संगठित करना चाहिए, काल ने अनुरोध किया। हॉक ने उन्हें एक संक्षिप्त विवरण दिया, जिसे काल ने यूनिट लीडर्स को बताया, और फिर हॉक ने एक और जोड़ा जो वह अपने लिए चाहता था। वहां मोल मैन का एक समूह था जिसके बारे में हॉक को लगा कि शायद उनका स्वाद विशालकाय चूहों जैसा होगा। वे मजबूत नहीं थे, लेकिन हॉक के दिमाग में वे एक प्राथमिक लक्ष्य थे, और वे उस मार्ग पर थे जो कमांडर रैंक जायंट्स में से एक की ओर जाता था। एक बार जब राय और लोट्स अपने फूल की खोज की यात्रा से वापस लौटे, तो फूल को राय के स्थान पर सुरक्षित रूप से रख दिया गया था, जिस शाखा पर वह उग रहा था। एलिस ने समूह को उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए कहा, जिसे हॉक ने उन्हें तिल राक्षसों से आगे बढ़ने के लिए सुझाया था। हॉक पहले ही प्रलोभन में आ चुका था और उसने स्वाद परीक्षण के लिए एक को पकड़ लिया था, जो उसे सुखद रूप से मूसी लगा, जिसमें जंगली राक्षस की झलक थी। इसका मतलब था कि काल को उसके पास लाना ताकि वह अपनी स्काउटिंग उड़ानों को जारी रखने से पहले शवों को अपने स्थान पर रख सके। एलिस ने जब मोल्स के तेजी से गायब होते शरीरों को देखा तो उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके साथ मौजूद चर्चगार्ड ने काल को एक अजीब नज़र से देखा, ये सोचते हुए कि वह क्या कर रहा है, और क्या ये किसी प्रकार का भोजन संग्रहण अनुष्ठान था जो वह अपने जानवरों के लिए हर दिन करता था। उन्होंने वास्तव में इतना नहीं खाया, और थोर के अलावा, जो हर दिन आरोही रैंक फीड के ताज़ा अपडेट के लिए विनती कर रहा था, भले ही उसके पास इतना था कि यह वास्तव में अब उसके स्थान पर बढ़ रहा था, उन्हें ताज़ा आपूर्ति की कोई आवश्यकता नहीं थी। उनके स्थान लगभग अपनी शक्ति और आकार की सीमा तक पहुंच रहे थे, और जल्द ही काल एक नए मित्र को जोड़ने की तैयारी में चौथे स्थान पर काम करना शुरू कर देगा। थोर का स्थान एक रमणीय चरागाह जैसा लग रहा था, जो सर्वोत्तम चारे, कुछ पेड़ों और शानदार खंभों से भरा हुआ था, जबकि हॉक का स्थान बड़े करीने से व्यवस्थित मांस के ढेर जैसा था, जो स्वाद और ऊर्जा सामग्री के आधार पर पहचान से परे टुकड़ों में काटा और छीला गया था। दूसरी ओर, राय की स्थिति बहुत ही डरावनी कब्रिस्तान जैसी थी, क्योंकि उसने अपने सारे भंडार को अपने जालों में बांध रखा था, और मंद प्रकाश में ऐसा लग रहा था मानो वे अभी भी जीवित हों। यदि आप कुछ जोड़ना चाहते हैं, तो मुझे एक अच्छा दोस्त चाहिए, राय ने टिप्पणी की जब उसने महसूस किया कि काल रिक्त स्थानों की स्थिति की जांच कर रहा है। ओह, कैसा बढ़िया दोस्त, काल ने पूछा। शायद शैडो डेमन या लीपर जैसा, उसने सुझाव दिया, दो प्रकार के अलौकिक मानवरूपी राक्षसों का जिक्र करते हुए, जो अंधेरे में शिकार करना पसंद करते थे और जिनमें अविश्वसनीय जादुई शक्ति थी। जंगल में, वे ब्लडबैथ स्पाइडर के प्राकृतिक सहयोगी थे, जिनके जाल उन सभी के लिए शिकार को पकड़ते और रोकते थे। अन्य दो असहाय राक्षसों और मनुष्यों को जालों में फंसा देते थे, जिससे लक्ष्य मुक्त नहीं हो पाते थे, और फिर चुनिंदा टुकड़े ले लेते थे और बाकी को ब्लडबाथ मकड़ियों के लिए उनकी सहायता के भुगतान के रूप में छोड़ देते थे। जैसा कि काल ने याद किया, वे दोनों शाही रैंक में पैदा हुए थे और बड़े होकर अधिपति स्तर के खतरे बन गए, जिन्होंने अधिकांश मानवता को पहाड़ों में सुरंगों से दूर रखा। मुझे देखना होगा कि हम क्या कर सकते हैं, हालांकि मुझे नहीं लगता कि हमारी रैंक से ऊपर की कोई भी चीज अच्छी तरह से खत्म होने वाली है, काल हंसा। हॉक उन्हें कमांडर रैंक जायंट्स की जोड़ी के पास ले गया, जिसे उसने पाया था। चर्चगार्ड काल के साथ साथ चल रहा था क्योंकि वो पेड़ों के बीच से आगे बढ़ रहा था। आप इतने आश्वस्त कैसे हो सकते हैं कि हम सही रास्ते पर जा रहे हैं? गार्ड ने पूछा, जब काल नदी के किनारे की ओर मुड़ा।
क्योंकि हॉक अभी भी ऊपर है और वो मुझे बताएगा कि हम गलत दिशा में जा रहे हैं या कोई चीज हमें रोक रही है। जायंट्स को नदी के इस मोड़ के पास ही होना चाहिए, काल ने समझाया, क्योंकि वो ये सुनिश्चित करने के लिए धीमा हो गया था कि सभी लोग लड़ाई के लिए तैयार हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस जंगल में कुछ गड़बड़ है? यहाँ के जंगल इतने हरे भरे नहीं होने चाहिए, उन्हें खराब मिट्टी के कारण और अधिक बंजर होना चाहिए। और फिर वहां वो जादुई फूल था जो लोट्स ने पहले पाया था। मुझे लगता है कि हम सामान्य से अधिक मन घनत्व वाले क्षेत्र में आ रहे हैं। इसका मतलब है कि आपको कुछ अनोखे पुरस्कार तो मिलेंगे ही, साथ ही अधिक शक्तिशाली राक्षस भी मिलेंगे, गार्ड ने फुसफुसाते हुए कहा, जब अन्य लोग भी उनके साथ शामिल हो गए। दाना की आंखें पहचान में चमक उठी। पवित्र अवशेष के आसपास के जंगल की तरह वे अच्छी चीजों से भरे हुए थे, लेकिन इस बार हम इसकी तलाश नहीं कर रहे थे, हम सिर्फ राक्षसों की तलाश कर रहे थे। एलिस मुस्कुराई, ठीक है, अगर कमांडर रैंक के राक्षस हैं, तो कमांडर रैंक के संसाधनों की संभावना है, हम इसे ठुकरा नहीं सकते और हमारे समूह चार्टर में उन्हें खोजने की अनुमति है। मैं सेना इकाई के बारे में नहीं जानता, लेकिन हम 6 लोगों को तलाशी लेने की अनुमति है। लेफ्टिनेंट ने आह भरी, जो कुछ भी हम इकट्ठा करेंगे उसे प्रसंस्करण के लिए सैन्य आपूर्ति में बदल दिया जाएगा और इसके मूल्य के एक हिस्से के रूप में इनाम जारी किया जाएगा। ये पंक्ति सीधे ऑपरेटर की पुस्तिका से ली गई थी और सार्जेंट रीटा ने सहमति में सिर हिलाया। मैं रे और छोटे मानव के लिए जादुई पौधों की तलाश करूंगा, हॉक सहमत हो गया। पिछली बार जब वे जादुई पौधों के लिए गए थे तो उसके लिए बहुत अच्छा काम हुआ था। अगर उन्हें कोई और अच्छी चीज मिल जाए तो वह वाकई कमांडर रैंक हॉक बन सकता है। वो जादुई संसाधनों की खोज में इतना उत्साहित था कि जब सभी लोग दिग्गजों को घेरने के लिए आगे बढ़े तो वो लड़ाई में शामिल होना लगभग भूल ही गया। सभी लोग उन्हें घेरने के लिए आगे बढ़ें, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता छोड़ दें। अगर वे भागने की कोशिश करते हैं तो हमें उन्हें हमारी पंक्तियों में घुसने की जरूरत नहीं है। लेफ्टिनेंट ने चुपचाप अपने सैनिकों को आदेश दिया। वे मदद करने की कोशिश करने जा रहे थे, लेकिन वे सभी जानते थे कि 2 रैंक ऊपर होने पर दिग्गज उन्हें एक ही वार में आसानी से मार सकते थे। अगर वे गोलीबारी की रेखा में आ गए तो उनका अंत हो जाएगा और उनके हमले विशाल मानवों को विचलित करने के अलावा और कुछ नहीं कर पाएंगे। जब काल उस स्थान पर पहुंचा जहां जायंट्स इंतजार कर रहे थे, तो उसने देखा कि उनके न हिलने का एक अच्छा कारण था। भले ही उन्होंने सैनिकों को आते हुए सुना हो, उनके बीच घास का एक बेहद जादुई समूह था और जायंट्स ने उसके चारों ओर रक्षात्मक स्थिति बना ली थी। क्या हम जानते हैं कि वह क्या है? काल ने लोट से फुसफुसाकर पूछा, जब वह आक्रमण की तैयारी में आगे बढ़ रही थी। पता नहीं, मैंने भी इसे पहले कभी नहीं देखा। यह वाकई अजीब है, एक ही दिन में 2 अनजान पौधे, उसने शांति से जवाब दिया। एलिस ने सहमति में सिर हिलाया, तो फिर यह सुनिश्चित करें कि हम इसे युद्ध के दौरान नष्ट न करें। यह अभी तैयार नहीं होना चाहिए, अन्यथा वे इसे उठा लेते। काल और थोर खुले में निकल आए, जबकि जायंट्स ने अपनी स्थिति बनाए रखी। उनके पीछे एलिस, रीटा और चचगार्ड थे। लेफ्टिनेंट बाईं ओर चला गया था, जबकि राय दाईं ओर चला गया, ताकि वे पक्षों से हमला कर सकें, जबकि बाकी यूनिट अपनी स्थिति में आ गई। जायंट्स ने काल और अन्य लोगों को भगाने का इशारा किया, जिसका जवाब काल ने पौधे की ओर इशारा करके दिया, मानो वे जायंट्स को तभी जाने देंगे जब वे खजाना दे देंगे। उसके सबसे करीबी व्यक्ति ने काल के अहंकार पर क्रोध में दहाड़ते हुए सचमुच उसके पैरों के बीच से कीमती संसाधन की मांग करने का साहस किया। जायंट ने घमंडी युवा मानव पर हमला किया और काल ने अपनी तैयार अवस्था से बड़ी पिशाच तलवार निकाली। अगर वो अपनी टीम के लिए लाभ प्राप्त करने जा रहा था, तो यह इसके लिए एकदम सही अवसर था। वहां पौधों के संसाधन थे और ब्लेड मरने पर जायंट से कुछ जीवन शक्ति चूस लेगा, जिससे उन सभी को विकास की अतिरिक्त वृद्धि मिलेगी। काल आगे बढ़ा और उसने रैंड का उपयोग करके विशालकाय के हमले की शक्ति को कम कर दिया ताकि वो उसे रोक सके, जबकि एलिस के गोलेम ने दूसरे विशालकाय पर हमला किया, इससे पहले कि वह सहायता करने की स्थिति में आ सके। काल का सामना करने वाले विशालकाय ने काल पर हमला करने के लिए अपना ब्लेड उठाया, ठीक उसी समय जब थोर ने लड़ाई में हमला किया, उसके घुटने के किनारे पर वार किया, जबकि काल ने उसके अग्रभागों पर रैंड से हमला किया, जिससे प्राणी पीछे की ओर गिर गया। ये राय के लिए कार्रवाई में शामिल होने का संकेत था और स्पाइडर गोलम्स ने तुरंत ही जायंट पर हमला कर दिया, उसकी भुजाओं पर हमला कर दिया ताकि वह अपना हथियार न उठा सके, जबकि हॉक ने उसके खुले पेट के बीच में फायरबॉल गिराए। रे स्वयं युद्ध से पीछे हट गई थी और दूसरे विशालकाय पर हमला करने के लिए अवसर की प्रतीक्षा कर रही थी। अब बाकी सभी बल उस पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, क्योंकि थोर और गोलेम ने गिरे हुए राक्षस की ओर अपनी दृष्टि को अवरुद्ध कर दिया था।
लेकिन फिर रे को एक शानदार विचार आया। उन्हें लूट को पाने के लिए लड़ाई के अंत तक इंतजार नहीं करना पड़ा। उसे बस पौधे की ओर दौड़ना था और अपने अगले पैरों का उपयोग करके उसे जमीन से बाहर निकालना था और बाद में अपने स्थान पर रखना था। किसी को भी पता नहीं चला कि पौधे कब गायब हो गए। सबसे करीब से यह पता चला कि क्या हुआ था। वो खड़ा हुआ दानव था, जिसने पौधों के गायब हो जाने के बाद ही रे के आने पर ध्यान दिया। जब वह कंधों के बीच कमजोर जगह की ओर गई, जहां दानव उस तक पहुंचने के लिए पर्याप्त लचीले नहीं थे। ये केवल कुछ सेकंड तक चला, जब तक कि विशालकाय ने अपनी तलवार से उसकी पीठ पर वार नहीं किया और ब्लडबाथ स्पाइडर को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा, जबकि गोलेम और दो आरोही योद्धाओं ने सामने से हमला किया।